चैप्टर 361। अपने कमरे के दरवाजे से पीठ टिकाकर बैठे हुए सनी सामने घूर रहा था। उसका दिल खाली था। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेले जिया था। 1 साल पहले वो ड्रीम रेल में अकेले गया था और अब वो एक बार फिर अकेला था। लेकिन किसी चीज का न होना उसे खो देने से बहुत अलग था। अब जब वो जानता था कि सच्ची दोस्ती और अपनापन कितना कीमती होता है, तो उनके बिना जीना किसी टॉर्चर जैसा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा पर एक खून बहता हुआ घाव है, जो तब लगा जब उसने कैसी से जोड़ने वाली डोर को इतनी बेरहमी से काट दिया। इस दुनिया में उन बहुत कम लोगों में से एक जिनकी वो परवाह करता था। उसे चोट पहुंचाना अच्छा और सही लगा था, लेकिन राहत की जगह ये उसके लिए और भी ज्यादा दर्द लेकर आया। फिर भी उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था। कभी कभी इंसान को सफर करना पड़ता है, कभी कभी दर्द जरूरी होता है। अब सनी पूरी तरह से अकेला था। कैसी भी थी, और ड्रीम रेल में कहीं नेफिस भी अकेली थी। उन तीनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, लेकिन इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी। क्या तबाही है! किसने सोचा होगा कि एक दिन वो न सिर्फ फॉरगॉटन शोर से बच निकलेगा, बल्कि अपने सपनों से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। सिर्फ एक अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठकर दुखी महसूस करने के लिए। एक नाराजगी भरे भाव के साथ सनी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। खुद पर तरस खाना बहुत हो गया। उसे बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत सारे प्लान्स बनाने थे। फॉरगॉटन शोर की भयावता अब उसके पीछे थी, लेकिन नए खतरे पहले से ही दूरी पर मंडरा रहे थे। सबसे पहले वो अब किसी और इंसान की दया पर निर्भर था। इस फैक्ट के बावजूद कि उसकी मास्टर एक दूसरी दुनिया में खोई हुई थी और उसके वापस आने के चांस बहुत कम थे, सनी को महसूस हुआ कि उनका दोबारा मिलना किस्मत में लिखा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या महसूस करे, या यूं कहें, वो नेफिस के लौटने की बेताबी से चाहत भी रखता था और ये भी चाहता था कि वो मर जाए। उसके लिए सनी के इमोशंस गहरे, हावी होने वाले और पूरी तरह से उलझे हुए थे। इन सब के बावजूद सनी को नहीं लगता था कि वो मरेगी। किसी तरह उसे यकीन था कि नेफिस ड्रीम रेल में खत्म नहीं होगी और आखिरकार वापस आ जाएगी। शायद कुछ महीनों में, शायद कुछ सालों में, लेकिन वो एक बार फिर नामुमकिन को हासिल करेगी और असली दुनिया में लौट आएगी। सवाल यह था कि कैसे? क्या वो हॉलो माउंटेन्स के जरिए इंसानी इलाके में जाएगी या किसी और दिशा में बढ़ेगी? वे फॉरगॉटन शोर को पूर्व, पश्चिम और उत्तर से घेरने वाले इलाकों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हालांकि उसे शक था कि वे जगहें उन भयानक, धुंध भरे पहाड़ों से बेहतर होंगी। ये शक एक साधारण से फैक्ट पर आधारित था। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसका मतलब था कि कोई भी इंसान ड्रीम रेल्म के उन क्षेत्रों से कहानी बताने के लिए वापस नहीं लौटा था, भले ही जानलेवा हों। हॉलो माउंटेन्स कम से कम इंसानियत के लिए जाने पहचाने थे। संभावना थी कि चेंजिंग स्टार अज्ञात में जाने के बजाय वहां अपनी किस्मत आजमाना पसंद करेगी। आखिरकार उस चीज से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं था जिसके बारे में आप कुछ न जानते हो। अननोन। सनी के माथे पर शिकन आ गई। ये एक और प्रॉब्लम थी जिसका उसे सामना करना था, या यूं कहें, एक मौका जिसका वो संभावित रूप से फायदा उठा सकता था। अपने फेटेड एट्रीब्यूट की वजह से सनी वीवर नाम के एक क्रिएचर की लेगेसी से टकरा गया था और उसे देवताओं के सीक्रेट्स की एक झलक मिली थी। वहां उसने जो देखा, उसने उसे डरा भी दिया और हैरान भी कर दिया। सपनों और दुस्वप्नों की उस बर्बाद जमीन में एक असीमित रहस्य छिपा था। एक टेपेस्ट्री जो मरे हुए देवताओं, अननोन, डीमंस और नाइटमेयर स्पेल को एक साथ जोड़ती थी। ड्रीम रेल्म के पुराने शासक जा चुके थे, लेकिन स्पेल बाकी था, और मानवता, जिसमें खुद सनी भी शामिल था, अब इसके जरिए उस टेपेस्ट्री का एक न चाहने वाला हिस्सा बन गई थी।
सनी की सबसे बड़ी इच्छा अपनी किस्मत को खुद कंट्रोल करना था, और वो नॉलेज के बिना इसे हासिल नहीं कर सकता था। अब जब वो जानता था कि उसे क्या तलाशना है, तो उसे देवताओं की किस्मत और स्पेल की उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ को गहरा करना होगा। कौन जाने, शायद उसकी आजादी की चाबियां वही छिपी हों। और फिर वो सॉवरेन्स थे। उसका चेहरा काला पड़ गया। सच में सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वो बस एक मेमोरी स्टोर क्यों नहीं खोल सकता? अमीर और मोटा क्यों नहीं हो सकता? और शांति से क्यों नहीं रह सकता? शुरुआत से उसका यही प्लान था। हालांकि हाल ही में हुए खुलासों ने सनी को ऐसे प्लान्स के सही होने पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कैस्टर ने जो कहा था, उसे देखते हुए कुछ ऐसी हस्तियां थी जो परछाइयों में छिपी थी और इंसानी दुनिया पर राज कर रही थी। और न केवल वे वहां थे, बल्कि सनी भी जाहिर तौर पर अनजाने में उनका हुक्म बजा रहा था। उसे अभी भी वो चेतावनी याद थी जो नेफिस ने उसे एक बार दी थी। उसने उन्हें बताया था कि ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ उनके अस्तित्व के बारे में जानने से उसे मरवा सकते हैं। खैर, अब वो उन शब्दों में से कई को जानता था। सॉवरेन्स, डोमेन्स, लीनिएज मेमोरीज। क्या वो कुछ न जानने का नाटक करने वाला था और उम्मीद करने वाला था कि वे ताकतवर हस्तियां एक दिन अपनी नजरें उस पर नहीं घुमाएंगी? या क्या वो उस दिन की तैयारी के लिए कुछ करने वाला था जब वे ऐसा करेंगे? क्या उसके पास कोई ऑप्शन भी था, ये जानते हुए कि उसकी किस्मत चेंजिंग स्टार के साथ कितनी बुरी तरह उलझी हुई थी, जो सिर्फ अपने जन्म के कारण इन गुप्त साजिशों में फंसी हुई थी? कितना परेशान करने वाला है। उसे क्या करना चाहिए था? एक्शन का प्लान क्या था? सनी ने आह भरी। खैर, यह वास्तव में सिंपल था। सॉवरेन्स के बारे में जितना हो सके उतना सीखना, लेकिन इस तरह से कि सुराग कभी उस तक वापस ना आए। ड्रीम रेल्म के अतीत को खंगालना, ताकि डीमंस, देवताओं और अननोन के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी और पावरफुल बनना। बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल। जब नेफिस वापस आए तो उसे सबसे बुरे के लिए तैयार रहना था। सनी वास्तव में नहीं सोचता था कि वो चेंजिंग स्टार जिसे वो जानता था उस पर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगी। वास्तव में उसे लगभग यकीन था कि वो ऐसा नहीं करेगी, न केवल उनके बीच के बॉन्ड के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि नेफ के अजीब दिमाग में ऐसा करना बस उसकी शान के खिलाफ होगा। हालांकि वो इस मीठी उम्मीद को उसे बैकअप प्लान्स बनाने से रोकने नहीं देने वाला था। अगर उसने कभी सचमुच उसे गुलाम बनाने का फैसला किया तो उनमें से कोई एक मरने वाला था। खड़े होकर सनी डेस्क की ओर गया और सिंथेटिक पेपर के एक टुकड़े पर लिखा 0/2000। फिर उसने रून्स को समन किया, उन पर एक नजर डाली और नंबर्स की एक दूसरी लाइन जोड़ी, 2749/3000। हालांकि उसके लिखने से पहले ही रून्स झिलमिलाए और बदल गए। सोल एसेंस की संख्या बड़ी हो गई। सनी कुछ सेकंड तक रून्स को घूरता रहा, फिर नंबर को सही किया। फिर उसने पेन नीचे रखा और अपने सामने कागज के टुकड़े को देखा। 0/2000, 2773/3000। ठीक है, तो यही बात थी, यही प्लान था। अब से ये उसके जीवन का लक्ष्य था। चैप्टर 362, टेस्ट की शुरुआती सीरीज, सरकारी स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यू, कैसी के साथ उदास बातचीत, और वो घंटे जो सनी ने अपने अतीत, वर्तमान और फ्यूचर के बारे में सोचने में बिताए थे, उन्होंने लगभग पूरा एक दिन ले लिया था। एक नई सुबह पहले ही दुनिया को कोमल धूप में नहला रही थी, जो सनी को इसलिए पता चला क्योंकि उसके अंडरग्राउंड कमरे की दीवारों में से एक को नकली खिड़की बना दिया गया था, जिस पर एक रिमोट कैमरे से अकादमी के पार्कों में से एक का नजारा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। वो हल्की मेंटल थकान महसूस कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। सच में, एक अवेकन की फिजीक एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा लचीली थी। अभी भी कुछ चीजें थी जो उसे करनी थी। पिछले 24 घंटों की सारी उथल पुथल में
उसे अपनी मेमोरीज को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। उदाहरण के लिए, सनी रून्स को समन करने ही वाला था जब अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गया। क्या? कौन हो सकता है? एक पल के लिए एफी और काई की मेंटल इमेज उसके दिमाग में आई, लेकिन फिर उसने इसे खारिज कर दिया। वे दोनों अपने अवेकनिंग के बाद शायद उतने ही बिजी होंगे जितना वो था। बहुत ज्यादा, सबसे अधिक संभावना है, ये देखते हुए कि उन्हें शायद दोस्तों और परिवारों से भी निपटना था, बाकी सब चीजों के अलावा। उनका अलग अलग फैसिलिटीज में होने की वजह से सिर्फ उससे मिलने के लिए अकादमी आना कोई संभावित परिदृश्य नहीं था। निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं। एक सामान्य इंसान की तरह दिखने के लिए अपनी एक शैडो को अपने शरीर पर छिपाते हुए सनी दरवाजे की ओर गया और उसे खोला। वहां एक प्रभावशाली, कॉन्फिडेंस से भरी महिला खड़ी थी, जो अपनी उम्र के तीसरे दशक के अंत में थी। तुरंत ऐसा लगा मानो कमरे के अंदर का तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। उसके छोटे, काले बाल और बर्फीली नीली आंखें थी। उसकी बेदाग त्वचा चिकनी, कोमल और बर्फ जैसी सफेद थी। महिला ने सिल्वर एपलेट्स और काले चमड़े के जूतों के साथ गहरे नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी थी। यूनिफॉर्म की जैकेट लापरवाही से खुली हुई थी, एक टैंक टॉप को उजागर करती हुई, जो इस समय उसके भरे हुए। शिट, तुम क्या घूर रहे हो? अवेकन सनलेस? सनी ने फटी आंखों से ऊपर देखा। मास्टर जेट, मैं बस ओह, तुम्हारे फैशन सेंस की तारीफ कर रहा था। वाकई, ये सोल रीपर जेट थी, वो असेंडेड जो सरकार के लिए काम करती थी और जिसने फर्स्ट नाइटमेयर के बाद असली दुनिया में उसका स्वागत किया था। सनी ने ड्रीम रेल में अपनी यात्रा के दौरान कभी कभी इस खूबसूरत महिला के बारे में सोचा था, न केवल इसलिए कि मास्टर जेट ने उसे जो 3 सलाह दी थी, उन्होंने कई मौकों पर उसकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो उसी की तरह आउटस्कर्ट से थी। ये जानना कि उसके जैसा कोई बदकिस्मत इंसान न केवल जीवित रहने में कामयाब रहा, बल्कि नाइटमेयर स्पेल की बेरहम हकीकत में पनप भी सका, उसने उसके दृढ़ संकल्प को ईंधन दिया था, साथ ही महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव भी प्रदान किया था। लेकिन वो उसके दरवाजे पर क्या कर रही थी? सनी ने मास्टर जेट को देखा, अचानक शक से भर गया। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी 1 साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी यूनिफॉर्म में ज्यादा सिलवटें थी और अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। जैसे ही उसने देखा, वो मुस्कुराई। मेरा फैशन सेंस? क्यों, शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने टेलर से मिलवा सकती हूं। हालांकि इस तरह का आरामदायक सूट पाने के लिए तुम्हें कुछ मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करना होगा। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं समझ गया। मुझे डर है कि वे टेलर्स मेरी कीमत की रेंज से थोड़े बाहर हैं, लेकिन ऑफर के लिए शुक्रिया। थोड़े विराम के बाद उसने सावधानी से पूछा, ओहम, मास्टर जेट, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये खुशी किस वजह से मिली? मुझे यकीन है कि तुम हर रैंडम लौटने वाले से मिलने के लिए बहुत बिजी होगी। उसने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर अचानक उबासी ली और नींद भगाने के लिए अपना सिर हिलाया। सही है, लेकिन चूंकि कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनसे तुम्हें अभी भी गुजरना है और हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, मैंने सोचा कि मैं ही ये कर लूं। इसके साथ उसने एक संदिग्ध एक्सप्रेशन के साथ हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के सुनसान गलियारे के चारों ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर पूछा, खाना खाओगे? कुछ समय बाद वे दोनों अकादमी हॉस्पिटल के ग्राउंड लेवल से गुजर रहे थे। सनी ने सोचा था कि मास्टर जेट उसे वहां की कैफेटेरिया में ले जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो बाहर निकलने की दिशा में बढ़ी। ओह, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा कि कैफेटेरिया इस तरफ है। उसने उलझन के साथ उसकी ओर देखा, फिर थोड़ा मुंह बनाया। हॉस्पिटल का खाना? नहीं शुक्रिया, मुझे तुम्हें इंस्ट्रक्टर्स लाउंज ले जाने दो। वो असली माल वही रखते हैं, सनी खास। लेकिन मास्टर जेट, तुम इंस्ट्रक्टर नहीं हो। वो मुस्कुराई, फिर अपनी बाई आस्तीन पर 3 सितारों वाले प्रतीक की ओर इशारा किया। टेक्निकली मैं नहीं हूं, लेकिन अकादमी एक सरकारी सुविधा है, इसलिए मैं यहां के ज्यादातर लोगों से रैंक में ऊपर हूं। वे क्या करने वाले हैं? उसने 1-2 बार पलकें झपकाई, फिर कंधे उचकाए। वाकई, वे क्या करने वाले हैं? एक मास्टर को बाहर निकलने के लिए कहें, कौन इतना पागल होगा?
जैसे ही वे हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले और अकादमी के मैदान में चले, सनी उस कॉन्फिडेंट युवती पर चोरी छिपे नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए नहीं कि वो उस पर मंत्रमुग्ध था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दोबारा देखना एक अजीब एक्सपीरियंस था। जब वे पहली बार मिले थे तो वो फर्स्ट नाइटमेयर से बस तरोताजा था, मुश्किल से एक स्लीपर के रूप में अपनी नई स्थिति का आदी हुआ था। एक मास्टर की उपस्थिति में होना एक लेजेंड के सामने खड़े होने जैसा था। उसे अच्छी तरह याद था कि इस खूबसूरत अजनबी ने उसमें कितना डर और हैरानी पैदा की थी। उसने कितनी तीव्रता से उस आसानी को महसूस किया था जिसके साथ वो उसे मार सकती थी अगर वो चाहती। इसके लिए बस उसकी उंगली का एक झटका काफी होता। अब 1 साल से थोड़े ज्यादा समय बाद बहुत कुछ बदल गया था। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि लड़ाई में, कम से कम एक फेयर फाइट में, उसके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं था। लेकिन वो इज्जत भरा डर जा चुका था जिसकी जगह सिंपल रिस्पेक्ट ने ले ली थी। सनी जानता था कि उसके अंदर जेड जैसी किसी के साथ टकराव में जीतने की नहीं तो कम से कम जीवित रहने की क्षमता थी। एक तरह से वो अब खुद आधा लेजेंड था। जैसे ही उसने सोचा कि चीजें कितनी अलग हो गई हैं, वे दोनों अकादमी के सेंटर के पास एक छोटी सुंदर इमारत के पास पहुंचे। बिना धीमे हुए मास्टर जेड कुछ लोगों के पास से गुजरी जो उसे सम्मान और तिरस्कार के अजीब मिक्सचर के साथ घूर रहे थे, और इंस्ट्रक्टर्स लॉज में प्रवेश किया। ओह सही, मुझे याद है टीचर जूलियस ने बताया था कि उसकी रेपुटेशन बहुत भयानक है। ठीक ठीक कहें तो उन्होंने उसे एक जानलेवा जंगली, बर्बर, प्रॉब्लम वाली पर्सनालिटी और साइकोपैथिक किलर बताया था। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उन्हें पूरी सैर के दौरान अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी कारण से सनी को अचानक गुस्सा महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि जेड कोई ऐसी थी जिसे वो जानता था, या शायद इसलिए क्योंकि वो भी उसी की तरह एक आउटस्कर्ट रैट हुआ करती थी। लेकिन उसने खुद को प्रोटेक्टिव महसूस करते हुए पाया। घूरो कमीनो, देखते हैं हमें कोई फर्क पड़ता है क्या। मास्टर जेड को क्लियरली फर्क नहीं पड़ता था, तो उसे क्यों पड़ेगा। सनी ने उसे गंदी नजर से देखने वाले अगले व्यक्ति को ठंडेपन से देखा, अपनी मर्डर मैथ को उसकी पूरी क्षमता तक एक्टिव करते हुए। तुरंत देखने वाला थोड़ा पीला पड़ गया और मुड़ गया। सनी मुस्कुराया। बिल्कुल सही, दूसरी तरफ देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, देखते हैं इंस्ट्रक्टर्स क्या खाते हैं। चैप्टर 363। पहली नजर में इंस्ट्रक्टर्स लाउंज का इंटीरियर सिंपल और आरामदायक लग रहा था। ज्यादातर फर्नीचर लकड़ी से बना था जो एक गर्म और स्वागत करने वाला माहौल बना रहा था। ऊंची खिड़कियों से चमकदार धूप अंदर आ रही थी जो ठंडी सर्दियों की हवा को अंदर आने देने के लिए थोड़ी खुली थी। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई जब सनी को एहसास हुआ कि उसके चारों ओर की सारी लकड़ी नेचुरल थी, सिंथेटिक नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल। उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए मास्टर जेड थोड़ा मुस्कुराई। मुझे गेस करने दो, तुमने कभी एक जगह पर इतनी असली लकड़ी नहीं देखी। सनी हिचकिचाया, फिर उसे सिर हिलाया। सिर्फ ड्रीम रेल में। युवती मुस्कुराई, अपने पैर से एक कुर्सी पीछे खिसकाई और एक टेबल पर बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहां से आया? उसने चारों ओर देखा, अकादमी के इंस्ट्रक्टर्स लाउंज को पूरी तरह से नए नजरिए से देखते हुए, फिर चुपचाप बैठ गया, शब्दों की कमी महसूस करते हुए। मास्टर जेट ने मेनू समन किया, एक सिलेक्शन किया, फिर पीछे झुक गई और थककर अपना चेहरा मला। मानो या न मानो, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो एक मरे हुए टाइटन से बनी है। सनी ने उसे घूरा, हैरान। अचानक उसे कुर्सी से कूदने की तीव्र इच्छा हुई। क्या? वो हंसी और चारों ओर इशारा किया। ये सब असल में जब बेस्टियन पहली बार स्थापित किया गया था तो ये एक विशाल और बहुत भूखे जंगल से घिरा हुआ था। पूरी चीज एक विशाल नाइटमेयर क्रिएचर थी। क्लैन वैलर ने इसके साथ युद्ध में दशकों बिताए, कई शूरवीरों को खो दिया। अंत में जंगल नष्ट हो गया, बहुत सारी हाई क्वालिटी लकड़ी पीछे छोड़ गया, और हम यहां हैं। सनी ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया,
फिर सावधानी से लकड़ी की मेज पर दस्तक दी। वो चीज बेजान लग रही थी, लेकिन उसने अलर्ट रहने का फैसला किया, बस एहतियात के तौर पर। आखिरकार ये कभी एक टाइटन का हिस्सा हुआ करती थी। जल्द ही उनका खाना आ गया। सनी को आधी उम्मीद थी कि इसे एक असली इको द्वारा डिलीवर किया जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से इसे एक साधारण ऑटोमेटेड सर्वर द्वारा लाया गया था। मोटराइज ट्रे से अपनी प्लेटें लेते हुए सनी ने अपने सामने की दावत को जंगली आंखों से घूरा। वहां फ्राइड पोटैटो, बेक्ड बीन्स, रसीला रोस्टेड मीट, असली सब्जियों से बना सलाद, खुशबूदार सूप का एक कटोरा, ओवन ब्रेड के कई टुकड़े, मक्खन, जैम और डेजर्ट के लिए चॉकलेट पुडिंग भी थी। यह सबसे खूबसूरत नजारा था जो उसने कभी देखा था। यह पहली बार भी था जब वो इनमें से कुछ चीजों को रियल लाइफ में देख रहा था। अचानक टीचर जूलियस द्वारा एक बार उसे रिसर्च असिस्टेंट के पद का वादा इतना बुरा नहीं लगा। ओह, कृपया मुझे माफ करना। मास्टर जेट ने उसे हाथ हिलाया और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। शिष्टाचार पर कोई समय बर्बाद न करते हुए सनी ने अपने नाश्ते पर उसी दरिंदगी के साथ हमला किया जैसे नाइटमेयर क्रिएचर से लड़ते समय करता था। कुछ समय बाद उसका पेट फटने की कगार पर था। उसने खाली प्लेटें दूर धकेली और अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे झुक गया। आह, यह है जिंदगी। मास्टर जेट ने उसे एक सूखी मुस्कान के साथ देखा। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये वो जगह है जहां वे असली माल छिपाते हैं। सनी ने खाली प्लेटों को अफसोस के साथ देखा और आह भरी। हां, हालांकि 1 साल तक मॉन्स्टर मीट के अलावा लगभग कुछ न खाने के बाद मैं सिंथ पेस्ट से भी संतुष्ट हो जाता। आउटस्कर्ट्स में सबसे आम भोजन के जिक्र पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। जैसे ही उनके सामने सुंदर डार्क टी के 2 गिलास भाप छोड़ने लगे, मास्टर जेट ने आह भरी। फिर अपनी यूनिफॉर्म की अंदरूनी जेब से कुछ निकाला। ये एक छोटा धातु का बॉक्स था जिसके ढक्कन पर एक सेंसर लगा था। बॉक्स को टेबल पर रखते हुए उसने सनी को देखा और पूछा, तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें क्यों विजिट किया, है ना? सनी ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, कुछ सेकंड के लिए धातु के बॉक्स को घूरा और फिर सतर्क लहजे में जवाब दिया, हां, सच कहूं तो मैं बहुत क्यूरियस हूं। उसने सिर हिलाया, फिर तसल्ली देते हुए मुस्कुराई। घबराओ मत, यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और उस पर भी बहुत फायदेमंद है। अपनी उंगली सेंसर पर रखो। वो हिचकिचाया, फिर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सेंसर आधे मिनट तक गूंजा और फिर धातु के बॉक्स पर एक छोटी हरी बत्ती जल उठी। एक शांत क्लिक के साथ ये अनलॉक हो गया। मास्टर जेट ने बॉक्स खोला और कई चीजें निकाली। फ्लेक्सिबल कांच से बना एक शानदार कम्युनिकेटर, एक मेमोरी चिप जिसकी सतह पर सरकारी मुहर खुदी हुई थी, और एक छोटा लोहे का बैज जिसमें 2 सितारे उकेरे गए थे। उन्हें सनी की ओर धकेलते हुए वो एक पल के लिए रुकी और फिर हल्के लहजे में कहा, बधाई हो अवेकन्ड सनलेस। तुम अब आधिकारिक तौर पर एक सिटीजन हो, 7वें रैंक के, और वो भी कम नहीं। उसके शब्द सनी को हथौड़े की तरह लगे। चुपचाप वो अपने सामने रखी 3 वस्तुओं को घूरता रहा। उसका चेहरा भावनाओं का एक संकेत भी नहीं दे रहा था। एक सिटीजन। वापस आउटस्कर्ट्स में लोग सच्चे सिटीजन्स में से एक बनने का सपना देखते हुए जीते और मरते थे। उस सरल शब्द में इतना अर्थ छिपा था। उचित भोजन, ह्यूमन राइट्स और बेहतर लाइफ तक पहुंच। उन सभी चीजों तक जो उनमें से किसी के पास वास्तव में नहीं थी। एक फ्यूचर होने तक। उन लोगों में से बहुत कम लोगों को कभी अपने नाम के साथ सिटीजन शब्द सुनने का मौका मिला था। गरीब और नीचा होना केवल बेसहारा होने और नीचे गिरने की ओर ले जाता था। यह शायद ही कभी ऊपर उठने की ओर ले जाता था। पीक तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दे। और यहां वो था, न केवल एक सिटीजन बन रहा था, बल्कि सभी सीढ़ियों को कूदकर और एक ही बार में सोशल हायरार्की के सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच रहा था। सिर्फ एक सिटीजन नहीं
और नहीं हाई रैंक का, बल्कि हाईएस्ट रैंक का, 7वीं रैंक। इससे ऊपर सचमुच कुछ नहीं है। आखिरकार उसका एक्सप्रेशन बदल गया, गंभीर हो गया। मास्टर जेड को ऊपर देखते हुए उसने उदास लहजे में पूछा, मैं समझता हूं कि अवेकन बनने के बाद मुझे एक सिटीजन बनाया जाएगा, लेकिन 7वीं रैंक, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मास्टर जेड हंसी। सनलेस, तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुमने क्या किया है ना? सनी ने उसे बिना किसी हंसी मजाक के देखा, फिर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज मुझे बताओ। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। सुन, पिछले कुछ सालों में ड्रीम रेल्म से लौटने वाले सभी स्लीपर्स में से केवल 5 हैं जिनकी फाइलों को SS मार किया गया था, और तुम उनमें से एक हो। चैप्टर 364। सनी मास्टर जेड को घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव जमा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन SS का आखिर मतलब क्या है? वो मुस्कुराई और अपनी चाय की चुस्की ली, टेबल के उस पार उसे देखते हुए। प्याला वापस नीचे रखते हुए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, सरकार और पावरफुल लेगेसी क्लैंस बेशक दुनिया के हर अवेकन पर नजर रखते हैं। यह तुम्हारे लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, है ना? सनी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, यह सेंस बनाता है। मास्टर जेड थोड़ा अपनी जगह पर हिली, फिर जारी रखा। सबसे पहले, क्योंकि टेक्निकली हर अवेकन का यह फर्ज है कि जब उनकी लोकेशन के पास कोई गेट खुले तो वो जवाब दें। वो स्पेशल कम्युनिकेटर इसी के लिए है। हमें मिलने वाले सभी प्रिविलेजेज के बदले में हमें इस दुनिया को नाइटमेयर क्रिएचर से बचाना होता है। उसके चेहरे पर एक काला भाव आ गया। बेशक, हकीकत में कोई भी तुम्हें उस फर्ज को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, या कम से कम कोई करने वाला नहीं है। कई अवेकन गेट क्राइसिस का अलर्ट मिलते ही मुड़ जाते हैं और भाग जाते हैं। सनी ने मुंह बनाया। एक तरफ वो इस तरह की प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझता था। वे अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहेंगे? हर अवेकन लड़ाई में अच्छा भी नहीं होता था। हर कोई डार्क सिटी के आर्टिसंस जैसा नहीं था, जो उन ड्रीमर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में गए थे, जिनके पास कॉम्बैट एस्पेक्ट्स थे। लेकिन दूसरी तरफ ये विचार कि जब राक्षस सामान्य इंसानों को खा रहे हों और असली दुनिया में तबाही मचा रहे हों, तब भाग जाना उसे बस गलत लगा। ऐसा लग रहा था कि पिछले 1 साल में सनी के अंदर थोड़ा गर्व पैदा हो गया था। वो नाइटमेयर क्रिएचर से भागना और स्पेल के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता था। शायद उसे मोरल्स होने का इन्फेक्शन हो गया था। इस पागलपन को जल्दी कुचलना बेहतर होगा। उसके विचारों से बेखबर मास्टर जेट ने बोलना जारी रखा। दूसरी बात, नए अवेकन की निगरानी की जाती है, क्योंकि हर कोई उनमें से सबसे अच्छे को भर्ती करना चाहता है। टैलेंट्स को पोषित करने की जरूरत होती है, और उसके लिए उन्हें पहले पहचाना जाना चाहिए। इसलिए सबसे होनहार अवेकन को उनकी फाइल पर एक निशान मिलता है। आमतौर पर ये ऐसे सा या बस एस होता है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? सनी ने अपना सिर हिलाया। वो मुस्कुराई। ऐसे का मतलब है स्ट्रैटेजिक एसेट। ऐसे बहुत कम अवेकन है जिन्हें इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि उन्हें यह पद दिया जाए। इसका मतलब है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो मानवता के अस्तित्व के लिए संभावित रूप से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कम से कम ग्लोबल लेवल पर असर डाल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एस्पेक्ट समाज के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मास्टर शायद सेंट भी बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मास्टर जेट ने चाय का एक और घूंट लिया, फिर अपनी ओर लापरवाही से इशारा किया। जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन एस डेसिग्नेशन वाले लोग बहुत कम और दूर दूर हैं। यही कारण है कि हमें आमतौर पर सरकार या उस लेगेसी गुड से बहुत ध्यान और सपोर्ट मिलता है जिसके साथ हम जुड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन अब सबसे अच्छा हिस्सा आता है। वो हंसी। फिलहाल तुम लोगों की वजह से हर कोई इधर उधर भाग रहा है और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। फॉरगॉटन शोर से लौटने वाले उन सभी 100 लोगों को स्ट्रैटेजिक एसेट्स के रूप में मार्क किया गया था। ये मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है।
सो पावरफुल अवेकन्ड का अचानक प्रकट होना चीजों की बड़ी योजना में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उन सभी अवेकन के पास मास्टर्स, शायद सेंट भी बनने का बहुत बड़ा चांस हो, तो ये मौजूदा स्टेटस क्वो को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए काफी होगा। सनी उसे घूरता रहा, सोचता रहा। अब तक उसने जो कुछ भी सुना था वो उसके अनुरूप था जैसा उसने चीजों को होने की कल्पना की थी। लेकिन मैं समझ गया। हालांकि मेरे एसएस मार्क होने के बारे में क्या? एसएस का क्या मतलब है? मास्टर जेट ने सिर हिलाया। मैं समझाने ही वाली थी। स्ट्रैटेजिक एसेट्स के रूप में मार्क किए गए लोगों के ऊपर वे हैं जिन्हें स्पेशल स्ट्रैटेजिक एसेट्स के रूप में मार्क किया गया है। एसएसए, एसएसए या संक्षेप में एसएस, एसएस। ये पद और भी रेयर है। वास्तव में बहुत कम लोगों को ये कभी मिला है। इसका मतलब है कि तुम्हें एक सेंट बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी वाला माना जाता है। तुम जानते हो कि ट्रांसेंडेंट कितने रेयर है ना? इसलिए बेशक अब हर कोई तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, जिसमें सरकार भी शामिल है। इसलिए 7वीं रैंक का सिटीजन स्टेटस। उसने उसे एक माफी भरी मुस्कान के साथ देखा और जोड़ा। माना कि एसएस डेसिग्नेशन वाले 5 लोगों में से तुम सबसे कम आउटस्टैंडिंग हो। बुरा मत मानना। सनी ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। कोई बात नहीं। बाकी 4 कौन है? मास्टर जेट ने कंधे उचकाए। उनमें से 3 वे अकेले हैं जिन्हें फॉरगॉटन शोर छोड़ने के बाद स्पेल से ट्रू नेम्स मिले। अवेकन्ड एथेना, अवेकन्ड काई और अवेकन्ड कैसिया। चौथा अवेकन्ड सॉन्ग सेशन है, जो है खैर ग्रेट क्लैंस में से एक से। सच कहूं तो तुम्हारी अपनी उपलब्धियां, जो अभी भी इनक्रेडिबल है, उनकी तुलना में फीकी पड़ जाती है। लेकिन किसी ने नोट किया कि तुम अकादमी रेटिंग में सेकंड लास्ट होने से लेकर यात्रा के आखिरी चरण के दौरान 100 स्लीपर्स को गेटवे तक ले जाने वाले बन गए। संक्षेप में तुम्हें ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उसने सिर हिलाया, उस जवाब से कुछ हद तक संतुष्ट। ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वास्तव में ये एकदम परफेक्ट था। ये बिल्कुल वही रिजल्ट था जिसकी उसने उम्मीद की थी। सबसे अच्छे लोगों में से एक माना जाना, लेकिन सबसे अच्छे लोगों में सबसे बुरा। उसे इस दुनिया में सभी बेहतरीन मौके पाने के लिए स्टेटस की जरूरत थी। उसे वैल्यूएबल होने की जरूरत थी। अपने सामने बैठी खूबसूरत असेंडेंट को देखते हुए सनी ने चाय का एक घूंट लिया, फिर चमकते हुए मुस्कुराया। तो ओह, ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा सम्मान और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूं कि पूरी एक जनरेशन के 5वें सबसे इनक्रेडिबल व्यक्ति होने के कारण मुझे वास्तव में क्या मिल सकता है? मास्टर जेट हंसी और उसे रजामंदी के साथ देखा। अच्छा है, सीधे मुद्दे पर। खैर, ये डिपेंड करता है। वो क्या है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? जवाब देने से पहले सनी ने संकोच नहीं किया। उसका लहजा स्थिर और दृढ़ था। आजाद होना। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अपनी चाय को नीचे देखते हुए मास्टर जेट कुछ देर रुकी और फिर उदासी से कहा, फिर तो तुम्हारी किस्मत खराब है। मुझे खेद है, लेकिन आजादी बस एक मिथ है, सनलेस। इस दुनिया में कोई भी आजाद नहीं है। आम इंसानों को जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। भले ही वे सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने और बड़ी दौलत हासिल करने के लिए काफी लकी हों, फिर भी उनका जीवन उन अवेकन का होता है जो उन्हें नाइटमेयर क्रिएचर से बचाते हैं। लेकिन अवेकंड, हम भी आजाद नहीं हैं। हमारा जीवन स्पेल का है। वो रुकी, फिर थोड़ी उदासी के साथ जोड़ा, अगर हम इसके परीक्षणों से बचना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों से बांधना होगा, चाहे वो पावरफुल क्लैंस हों या सरकार, या यहां तक कि बस हमारे कोहोर्ट के मेंबर्स। हमें अपने सहयोगियों और साथियों पर डिपेंड रहना पड़ता है और उन्हें बदले में हम पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम सभी एक दूसरे से जंजीरों में बंधे हैं, सनलेस, और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर से सोचो कि तुम क्या चाहते हो। ध्यान से सोचो। सनी लंबे समय तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखें एक काले, गहरे, भारी इमोशन से भरी थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पावरफुल बनना चाहता हूं। चैप्टर 365। मास्टर जेट उसे थोड़ी देर देखती रही, फिर मुस्कुराई। परफेक्ट, ये एक अच्छा गोल है।
खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए। उसने चाय का एक घूंट लिया, फिर कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, पावरफुल बनने के कई तरीके हैं, कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा सीधे। आइडियली तुम चाहोगे कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा सपोर्ट करे, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। वास्तव में ऐसी पार्टनरशिप एक दोधारी तलवार है। तुम बहुत कुछ हासिल करते हो, लेकिन बदले में बहुत कुछ देना भी पड़ता है। मैं तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी और तुम अपने लिए फैसला कर सकते हो। सनी थोड़ा सीधा हुआ और उसे ध्यान से सुना। मास्टर जेट ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, अगले कुछ दिनों में तुम्हें यह तय करना होगा कि किस सिटाडेल में जाना है। यह किसी गुट में शामिल होने जैसा नहीं है, लेकिन उससे काफी क्लोजली जुड़ा हुआ है। आमतौर पर यंग अवेकन को एक अच्छे गुट में शामिल होने के हक के लिए कंपीट करना पड़ता है, और इसलिए उन्हें उस सिटाडेल में ले जाया जाता है जहां से वो ऑपरेट करता है। तुम्हारा केस अलग है। हालांकि हर कोई तुम्हें चाहता है, और मेरा मतलब है हर कोई। तो तुम घर कहने के लिए ड्रीम रेल में किसी भी ह्यूमन सिटाडेल को चुन सकते हो। वो रुकी, उबासी ली और फिर जारी रखा। जैसा कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ड्रीम रेल में 3 ग्रेट ह्यूमन सिटाडेल हैं, साथ ही कई छोटे भी। प्राइमरी सिटाडेल ग्रेट क्लैंस के हैं, जबकि छोटे वाले या तो किसी लेसर क्लैन द्वारा शासित हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जो भी हो, वे सभी 3 मेन ह्यूमन एन्क्लेव्स के आसपास स्थित हैं और किसी न किसी रूप में उनसे बंधे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जाते हो, तुम ग्रेट क्लैंस में से एक के इन्फ्लुएंस में रहोगे। बस इतना है कि तुम या तो इसके सेंटर में, सेंटर के करीब, या बॉर्डर पर हो सकते हो। सनी ने अपना सिर खुजलाया। सरकार के बारे में क्या? क्या सरकार कई सिटाडेल को कंट्रोल नहीं करती? मास्टर जेट ने अपना सिर हिलाया। वहां ड्रीम रेल में सरकार का इन्फ्लुएंस ग्रेट क्लैंस की तुलना में कम है। हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट सिटाडेल में अपनी मौजूदगी बनाए रखती है, जो हमें एक यूनिक रोल प्ले करने की अनुमति देता है। ड्रीम रेल में हम तीनों गुटों के बीच एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करते हैं, मुझे लगता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के अपने फायदे हैं। उसने टेबल पर हल्के से दस्तक दी और कहा, किसी भी मामले में भले ही तुम ग्रेट सिटाडेल में से एक में बसने के क्लियर ऑप्शन को रिजेक्ट करने का फैसला करो, तुम्हें 3 टेरिटरीज में से एक का चयन करना होगा। वे जुड़े हुए नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। वास्तव में ह्यूमन डोमिनियंस को एक दूसरे से अलग करने वाले जानलेवा और बेहद खतरनाक रीजन है। तो ये तुम्हारा पहला फैसला होने वाला है, कौन सा रीजन चुनना है। ये सेंस बनाता था। अगर सनी बेस्टियन जाने का ऑप्शन चुनता है, उदाहरण के लिए, तो उसके पास ग्रेट क्लैन वैलर के साथ रिश्ता बनाने का मौका होगा, जो उस पर राज करता था, या उसके इन्फ्लुएंस में किसी भी लेसर क्लैन के साथ। हालांकि वो ग्रेट क्लैन सॉन्ग में भर्ती होने का मौका खो देगा, या किसी भी अन्य क्लैन में जो एक अलग ह्यूमन टेरिटरी में मौजूद है। और इसी तरह मास्टर जेट ने अपनी चाय खत्म की और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खाली कप को देखा। ओह हाँ, ये वो हिस्सा है जहां मुझे तुम्हें भर्ती वाला भाषण देना था और तुम्हें सरकारी फोर्सेज में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करनी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। तुम उस रास्ते के फायदे और नुकसान खुद पता लगाने के लिए काफी होशियार हो। मैं बस इतना कहूंगी कि तुम्हें कभी भी लेगेसी क्लैंस के मेंबर्स द्वारा एक बराबर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एसएस डेसिग्नेशन हो या न हो, शायद वे इसे तुम्हारे मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बर्ताव किया जाएगा जो थोड़ा सा कमतर है, अच्छे से अच्छे हालात में भी। सनी का चेहरा काला पड़ गया। कैस्टर का चेहरा अचानक उसके दिमाग में आ गया, आंखें नफरत से भरी हुई। उस घमंडी वारिस ने उसे क्या कहा था? एक मोंगरेल? खैर, वो मोंगरेल तुम्हारे गले तक पहुंच गया। अब कौन हंस रहा है? मास्टर जेट के चेहरे पर भी कुछ वैसी ही एक्सप्रेशन थी। क्या उसने अपनी लोअर बैकग्राउंड के कारण मुसीबतों का अपना हिस्सा एक्सपीरियंस किया था? सबसे अधिक संभावना है। जब सनी सोच रहा था कि एक असेंडेड बनने का मास्टर जेट का रास्ता कैसा रहा होगा, उसने आह भरी, फिर आयरनी के साथ मुस्कुराई। ऐसा नहीं है कि एक लेगेसी क्लैन में एंटर करना एक बुरा सौदा है। वास्तव में ये कई लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। ज्यादातर के लिए तो यही है। तुम्हारी शोहरत के साथ सनलेस कोई भी क्लैन तुम्हें पैट्रोनेज देने में खुशी महसूस करेगा। कुछ शायद तुम्हें अडॉप्ट भी कर ले। हेल, तुम्हारे लुक्स के साथ शादी भी सवाल से बाहर नहीं है। जैसे ही सनी ने उसे फटी आंखों से देखा, मास्टर जेट हंसी और जारी रखा, शादी? कैसी शादी? उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है कि लेगेसी क्लैंस टैलेंट्स को कैसे भर्ती करते हैं? पेट्रोनेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, अडॉप्शन और मैरिज बाद वाला तब पसंदीदा तरीका होता है जब बात सच्चे जेम्स की हो। ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए कुछ भी, तुम जानते हो। जैसे ही सनी ने उसे फटी आंखों से देखा, मास्टर जेट हंसी और जारी रखा, किसी भी मामले में ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। तुम सरकार के साथ, 3 ग्रेट क्लैंस में से एक के साथ, या एक लेसर क्लैन के साथ जा सकते हो। हर कोई तुम्हें दूसरों के बजाय उनके साथ शामिल होने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स देगा।
सबसे अमीर गुड तुम पर सोल शार्ड्स की बारिश भी करेंगे। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वे कितने इंपॉर्टेंट हैं। बहुत कम लोग ऐसे ऑफर को मना कर सकते हैं। उसने उदासी से आह भरी, थोड़ी देर रुकी और फिर जोड़ा, बेशक तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। उस मामले में तुम्हें एक हाईली रिस्पेक्टेड अवेकन होने के सामान्य फायदों के बाहर कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो ट्रेनिंग, रिसोर्स एज या एक्सेस के रूप में हो। लेकिन तुम किसी भी ऑब्लिगेशन से बंधे नहीं रहोगे। अपनी मर्जी से ड्रीम रेल में ट्रेवल करने के लिए आजाद, नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करके या अपनी पसंद के सिटाडेल को यूजफुल सर्विसेज देकर अपना जीवन यापन करोगे। वहां बहुत सारे इंडिपेंडेंट अवेकन है, हालांकि बहुत कम है जो वास्तव में सक्सेसफुल है। ये जीने का एक टफ तरीका है। सनी ने अपना चेहरा मला, अपने सामने ऑप्शंस के ढेर से थोड़ा ओवरवेल्म महसूस करते हुए। उसे सोल शार्ड्स की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी बारिश होना अभी भी एक महान अनुभव जैसा लग रहा था। मास्टर जेट मुस्कुराई। तो तुम क्या सोचते हो? वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, मुझे नहीं पता। ये बहुत कुछ है समझने के लिए। मुझे कोई फैसला लेने से पहले कई चीजों के बारे में सोचना होगा। उसने सिर हिलाया, मानो ये एक एक्सपेक्टेड जवाब था। अच्छा है, ऐसे मामले में जल्दबाजी करने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसके साथ मास्टर जेट ने अपनी जेब से एक छोटा सिक्योर प्लास्टिक कंटेनर निकाला और उसे सनी की ओर धकेल दिया। उसने इसे लिया और एक भौं उठाई। ये क्या है? उसने कंधे उचकाए। मिलिट्री ग्रेड स्टिमुलेंट्स का एक पैक, तुम्हें थोड़ी देर के लिए जगाए रखने के लिए। एक बार में एक से अधिक पैच का यूज न करें। रुको, मैं तुम्हें ये क्यों समझा रही हूं? तुम आउटस्कर्ट से हो, इसलिए स्टिमुलेंट के यूज का तुम्हारा नॉलेज काफी होना चाहिए किसी भी मामले में। इसके साथ तुम लगभग एक हफ्ते तक होश में रह पाओगे। जब तुम फैसला लेने के लिए तैयार हो तो मुझसे कांटेक्ट करना और मैं बाकी अरेंजमेंट्स कर दूंगी। ओह, साथ ही अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मुझे कॉल करने में संकोच न करें। इसे रहने दो, कोई भी सवाल नहीं, बस इंपॉर्टेंट वाले। वो खड़ी हुई, थोड़ा स्ट्रेच किया और उसे एक छोटी मुस्कान दी। खैर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अवेकन्ड सनलेस। तुमने अच्छा किया वहां जिंदा रहकर। ये जानकर मेरे दिल को तसल्ली मिलती है कि हम में से एक और ने ऐसा किया। मैं चलती हूं फिर। समय किसी का इंतजार नहीं करता और वो सब। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सनी ने उसे रोक लिया। ओह, मास्टर जेट? उसने कंफ्यूजन में उसकी ओर देखा। हाँ, सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपना नया जारी किया गया महंगा शानदार कम्युनिकेटर उठाया। मेरे पास। ओह, तुम्हारा कांटेक्ट नहीं है? मास्टर जेट उसे थोड़ी देर घूरती रही, फिर मुस्कुराई। मेरा नंबर लेना चाहते हो? हाँ। अपने कानों को थोड़ा लाल होता महसूस करते हुए सनी खांसा, लेकिन फिर खुद को संभाला और एक आसान मुस्कान के साथ कहा, हाँ, नहीं तो जब मैं फैसला कर लूंगा तो मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगा? खूबसूरत महिला ने अपना सिर हिलाया, फिर उसका कम्युनिकेटर लिया और उसमें अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दर्ज की। सनी को कम्युनिकेटर वापस करते हुए उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात सुनने का इंतजार रहेगा, अवेकन्ड सनलेस। फिर मिलते हैं। इसके साथ मास्टर जेट चली गई। सनी को टेबल पर अकेला छोड़ दिया। चारों ओर देखते हुए वो थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूं, क्या मुझे वो सब कुछ दोबारा मिल सकता है जो मैंने खाया? वो बहुत अच्छा रहेगा। चैप्टर 366। कुछ समय बाद सनी इंस्ट्रक्टर्स लाउंज से बाहर निकला। साफ सर्दियों के दिन ने ठंडी हवा और धूप में नाचते छोटे बर्फ के टुकड़ों के साथ उसका स्वागत किया। बहुत हल्के कपड़े पहने होने के बावजूद उसकी त्वचा केवल अकादमी हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा दिए गए साधारण ट्रेनिंग सूट के सॉफ्ट कपड़े से ढकी थी। सनी को बहुत ठंड महसूस नहीं हुई। यही अवेकन होने का मतलब है, मुझे लगता है। अगर ये 1 साल और कुछ महीने पहले की बात होती तो वो किसी शेल्टर की सख्त तलाश कर रहा होता, उम्मीद करता कि वो रात भर में ठंड से मर न जाए या इससे भी बदतर बीमार न हो जाए। लेकिन अब सनी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो अनकंफर्टेबल भी नहीं था। सर के टैटू को छिपाने के लिए अपनी आस्तीन नीचे खींचते हुए उसने ठंडी, पूरी तरह से फिल्टर्ड हवा में सांस ली, मुस्कुराया और चलना शुरू कर दिया। फैसले फैसले। मास्टर जेट के साथ बातचीत यूजफुल रही थी, लेकिन उसने उसे जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया था। उसके सामने पेश किए गए ऑप्शंस में से हर एक के लुभावने फायदे थे, लेकिन बहुत सीरियस नुकसान भी थे। ग्रेट क्लैंस, लेसर क्लैंस, सरकार या इंडिपेंडेंट। सनी ने खुद को एक लेगेसी के रूप में इमेजिन करने की कोशिश की और चुपचाप अपना सिर हिलाया। वो सारी प्रतिष्ठा, वो सारी दौलत, जनता की तारीफ। एक लेगेसी होने का मतलब था नोबिलिटी का हिस्सा होना, सभी एलिट्स के ऊपर का एक एलिट। ये ठीक उसके अपोजिट था जो सनी अपनी पूरी जिंदगी रहा था। लेकिन किसने कहा कि उसे फ्यूचर में भी वैसा ही रहना है? एक कंगाल से एक राजकुमार तक। ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लॉर्ड सनलेस सुनने में अच्छा लगता है ना? ऐसा चुनाव करने के सीरियस डिसएडवांटेज भी थे। बेशक सरकार के लिए काम करना अपने फायदे देता था, लेकिन इतने फंड्स और रिसोर्सेज न मिलने की कीमत पर, जबकि बहुत सारे ऑब्लिगेशन से बंधा होना। दोनों बार जब सनी मास्टर जेट से मिला था
वो बिजी और काम के बोझ तले दबी लग रही थी। वो ऐसे शेड्यूल के साथ अपने गोल्स का पीछा करने की इमेजिनेशन नहीं कर सकता था। सरकार की सर्विस में अवेकन फोर्सेज के कार्यों में से एक अपनी ही तरह के दुष्ट मेंबर्स का शिकार करना था। अवेकन्ड इंसान थे आखिरकार, और उनमें भी क्रिमिनल्स थे, खासकर इसलिए क्योंकि कई लोग नाइटमेयर्स और ड्रीम रेल में अपने एक्सपीरियंस से मेंटली घायल और पागलपन के कगार पर थे। अगर सनी उन इंसानों के एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाता जिन्हें उसने बाकी अवेकन की तरह मारा था, तो वो रास्ता उसे अपने कोर्स को सैचुरेट करने के लिए एक फास्ट ट्रैक दे सकता था। लेकिन जैसा कि ये था, वो खुद को यूनिफॉर्म पहनते हुए नहीं देखता था। जब तक कि हर दिन नए गेट्स नहीं खुल रहे हों, इस प्रकार उसे शिकार करने के लिए नाइटमेयर क्रिएचर्स की एंडलेस सप्लाई मिल रही हो। वैसे ऑस्टन एक साल में कितने गेट्स खुल रहे थे? अचानक सनी को एहसास हुआ कि उसे कोई आइडिया नहीं है। प्रोपेगेंडा में कभी भी पक्के नंबर्स का जिक्र नहीं किया गया, केवल ये फैक्ट कि बहादुर अवेकन्ड ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है। क्या सच में ऐसा था? आखिरी ऑप्शन इंडिपेंडेंट रहना था। ये चुनाव स्टेटस और ज्यादा से ज्यादा लाभ हासिल करने की उसकी इच्छा के अपोजिट लग रहा था, लेकिन केवल सतह पर। वास्तव में सनी को पहले ही वो सब कुछ मिल चुका था जो वो चाहता था, एक हाई रैंकिंग वाला सिटीजन बनकर और किसी भी सिटाडेल को चुनने की फ्री छूट पाकर। बेशक एक लेगेसी क्लैन या सरकार के विशाल रिसोर्सेज न होना एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये उसे अपने सभी सीक्रेट्स अपने तक रखने का सबसे अच्छा मौका भी देगा। तीनों ऑप्शंस विचार करने लायक थे। अंत में ये सब इस फैक्ट पर आ गया कि उसके पास फैसला लेने के लिए बस पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन हासिल करना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन कैसे? उसे क्या कहते थे? एक लाइब्रेरी अकादमी में एक तो होनी ही चाहिए, है ना? सनी बेशक कभी लाइब्रेरी नहीं गया था, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट से परिचित था। आउटस्कर्ट्स में भी इसी तरह के पब्लिक टर्मिनल्स थे, हालांकि उनका यूज करने के लिए क्रेडिट्स लगते थे। उसके पास कभी भी खर्च करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी यात्राएं बहुत कम होती थी, और वो वहां एंटरटेनमेंट के लिए जाता था, पढ़ाई करने के लिए नहीं। अब जब सनी के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेटर था, तो वो नेटवर्क से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता था। लेकिन ऐसा करने से निस्संदेह पीछे एक डिजिटल ट्रेल छूट जाएगा। ये देखते हुए कि कुछ टॉपिक्स जिन पर वो रिसर्च करना चाहता था वे काफी खतरनाक थे, वो यथासंभव एनोनिमस रहना चाहता था। तो लाइब्रेरी ही सही। 10 मिनट बाद वो एक चौकोर सफेद इमारत के पास पहुंचा। अकादमी के अधिकांश हिस्सों की तरह इसकी दीवारें चिकनी प्राचीन एलॉय से बनी थी, चौड़ी खिड़कियों के साथ, जिन्हें किसी भी समय रीइंफोर्स्ड शटर से ढका जा सकता था। वहां बहुत से लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए सनी ने माना कि लाइब्रेरी अवेकन के बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं थी। होती भी क्यों, अगर वहां मौजूद अधिकांश इंफॉर्मेशन को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता था। वो खुद पर्सनली यहां आने वाला अजीब आदमी था। एक ऑटोमेटिक दरवाजे से एंटर करते हुए सनी ने चारों ओर देखा और एक दो बार पलकें झपकाई। जहां भी उसने देखा, कागजों वाली किताबों से भरी लंबी अलमारियां दूरी तक फैली हुई थी। उनके बीच स्टडी के लिए टेबल रखे थे, जिनके पीछे कई युवक और युवतियां चुपचाप पढ़ रहे थे। उनमें से ज्यादातर नोट्स लेने के लिए टर्मिनल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ वास्तव में हाथ से लिख रहे थे। ये क्या बकवास है? वे सभी किताबें बेशक सिंथेटिक पेपर पर छपी थी, लेकिन उन्हें प्रिंट ही क्यों किया गया? क्या टर्मिनल से पढ़ना ज्यादा सुविधाजनक नहीं होगा, जैसे सभी नॉर्मल लोग करते थे? उसने अपनी लाइफ में कभी कोई फिजिकल किताब नहीं देखी थी। इसका यूज करने का विचार ही दिमाग चकरा देने वाला था, लेकिन फिर यह सेंस बनाता था। डिजिटल डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी हाईली एडवांस थी, लेकिन अलग अलग तरह के डैमेज के लिए रिस्की थी। अंधेरे समय के दौरान, जो नाइटमेयर स्पेल के और भी गहरे समय से पहले आया था, जब मानवता विनाशकारी युद्धों और नेचुरल डिजास्टर्स की एक एंडलेस सीरीज से भस्म हो गई थी। डिजिटल मीडियम्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने के कारण बहुत सारा नॉलेज खो गया था। नतीजतन कल्चर की पूरी लेयर्स हमेशा के लिए चली गई। कागज अभी भी नॉलेज को प्रिजर्व करने का सबसे सुरक्षित तरीका था। बात बस इतनी थी कि सनी ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। फिर भी अजीब है, अपने कंफ्यूजन को न दिखाने की कोशिश करते हुए सनी ने चोरी छिपे चारों ओर देखा और लाइब्रेरी स्टाफ के एक मेंबर को नोटिस किया। ये एक युवक था। नहीं, रुको, एक युवती, एक यंग पर्सन, छोटे काले बालों और समझदार भूरी आंखों वाला, जो इस समय एक विंटेज दिखने वाली किताब पढ़ रहा था। उसकी छाती पर एक बैज था जिस पर रेन नाम लिखा था। कम से कम सनी ने सोचा कि ये एक नाम है, हो सकता है कि ये लाइब्रेरियंस के बीच कोई अजीब टाइटल हो। कौन जानता था कि यहां उनके किस तरह के अजीब कस्टम्स थे। यंग लाइब्रेरियन के पास जाकर वो कुछ मीटर दूर रुक गया और नोटिस किए जाने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। हालांकि रेन पढ़ती रही। किताब जो भी कहानी बता रही थी उसमें पूरी तरह से डूबी हुई, आंखें गहरे इमोशन से भरी हुई। कौतूहलवश सनी ने कवर पर टाइटल देखा, फ्री फॉल। सुना हुआ लगता है, जरूर कोई बहुत अच्छी किताब होगी। शायद मुझे इसे किसी दिन पढ़ना चाहिए। ओह हे, क्या मुझे कुछ रास्ता पता चल सकता है? रेन कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर अनिच्छा से नोवेल नीचे रखा और एक न्यूट्रल मुस्कान के साथ उसे देखा। बिल्कुल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर अनसर्टेनिटी के साथ कहा, मैं ड्रीम रेल्म और उसके अलग अलग रीजन्स में ह्यूमन एक्सपेंशन की करंट सिचुएशन के बारे में कैसे पढ़ सकता हूं? रेन ने एक दो बार पलकें झपकाई, फिर पोलाइटली पूछा, ओह, क्या आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हैं? सनी ने आह भरी, मैं वहां मौजूद सभी सिटाडेल का एक मैप और लिस्ट देखना चाहता हूं। साथ ही ये जानना चाहता हूं कि किसका मालिक कौन है और क्यों। मुझे लगता है, लाइब्रेरियन चमकते हुए मुस्कुराई।
आप भी हिस्ट्री के प्रेमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह आए हैं। हमारे पास वो सभी रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आपको कभी जरूरत होगी। निकल। सनी चौंक गया। निकल? निकल का क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? अचानक एक और यंग लाइब्रेरियन कहीं से प्रकट हुआ। ये वाला निश्चित रूप से एक लड़का था जिसने एक झुर्रीदार सफेद शर्ट और भूरे रंग की बनियान वेस्ट पहनी थी। वो लंबा और हैंडसम था, थोड़े बिखरे हुए लाल बालों, उसकी ठुड्डी पर खुरदरी दाढ़ी और एक दोस्ताना चेहरे के साथ। उसकी बनियान पर भी एक बैज था जिस पर निकल शब्द लिखा था। वे दोनों एक अजीब जोड़ी थे। निकल, क्या तुम कृपया इस सज्जन को ड्रीम रेल्म हिस्ट्री सेक्शन में ले जा सकते हो? लंबे लाइब्रेरियन ने सनी की ओर देखा और उसे एक बड़ी मुस्कान दी। जरूर, कृपया मेरे पीछे आए। वे रेन को पीछे छोड़ते हुए लाइब्रेरी की गहराई में चले गए। कुछ पलों बाद सनी ने पीछे से कागज के पन्नों की सरसराहट सुनी। छोटा लाइब्रेरियन एक बार फिर किताब में डूबा हुआ था। हाँ, मुझे डेफिनेटली उस नोवेल को देखना चाहिए। 7वीं रैंक का सिटीजन पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना? निकल उसे लाइब्रेरी के माध्यम से ले गया, खोज को छोटा करने के लिए कुछ सवाल पूछ रहा था। जल्द ही वे अलमारियों के एक खास सेट के सामने पहुंचे जो ड्रीम रेल्म और इसकी धीमी मानवीय खोज की हिस्ट्री से संबंधित किताबों से भरी थी। युवक ने सनी को कुछ चुनने में मदद की, उसे गुड लक विश किया और उतनी ही चुपचाप और तेजी से गायब हो गया जितना वो दिखाई दिया था। सनी ने उस जगह को देखा जहां निकल कुछ ही पल पहले था, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। एक लाइब्रेरियन, वो आदमी इसके बजाय एक हत्यारा हो सकता था। खैर, शायद वो था। सोचने वाली बात है, लाइब्रेरी में काम करना सीक्रेट ऑपरेटर्स के लिए एक परफेक्ट कवर हो सकता है। शायद मुझे भी लाइब्रेरियन बन जाना चाहिए। ये पक्का करते हुए कि कोई उसे देख नहीं रहा है, सनी ने अपनी किताबें पास की एक मेज पर रख दी और अलमारियों की ओर वापस चला गया। वहां उसने एक सर्टेन किताब को घूरा जिसे उसने कुछ मिनट पहले नोटिस किया था। इसका टाइटल सिंपल था, द इमोर्टल फ्लेम। सनी थोड़ा हिचकिचाया और फिर किताब को शेल्फ से उतार लिया। उसे पूरा यकीन था कि नेफ के क्लैन के पतन के लिए सॉवरेन्स कम से कम पार्शियली जिम्मेदार थे। अगर ऐसा है तो इमोर्टल फ्लेम की हिस्ट्री में उनकी पहचान के कुछ संकेत होने चाहिए। कुछ जवाब तलाशने के लिए यह शुरुआत करने की एक अच्छी जगह होनी चाहिए, है ना? चैप्टर 367। सनी किताब को वापस मेज पर लाया और बैठ गया, सादे कवर को एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए। बेशक वो इमोर्टल फ्लेम क्लैन के बारे में कुछ बातें जानता था। हर कोई जानता था, ये देखते हुए कि इसके मेंबर्स की उपलब्धियां कितनी फेमस थी। भले ही सनी अच्छी एजुकेशन पाने से चूक गया था, चेंजिंग स्टार के पिता और दादा की महान आकृतियां बहुत पहले ही हिस्ट्री के पन्नों से निकलकर पॉपुलर कल्चर में अपनी जगह बना चुकी थी। उनके नाम वीरता और ह्यूमन स्पिरिट के कभी न हारने वाले नेचर के लिए जाने जाते थे, जिन्हें फेमस रूप से ट्रेजेडी के रंग में रंगा गया था। इमोर्टल फ्लेम एक मास्टर बनने वाले पहले अवेकन थे और ब्रोकन स्वॉर्ड उनके दामाद एक सेंट बनने वाले पहले मास्टर थे। बेशक उन्होंने ऐसा अकेले नहीं किया था। स्पेल को चुनौती देने का बोझ शेयर करने के लिए हर एक के पास पावरफुल साथियों का एक ग्रुप था। तो एक अधिक सही स्टेटमेंट यह होगा कि वे सेकंड और थर्ड नाइटमेयर को जीतने वाले पहले कॉर्ड्स के लीडर थे। हालांकि उनके साथियों के नाम उतने फेमस नहीं थे। सनी को यकीन था कि बच्चे स्कूल में उनके बारे में सीखते होंगे, लेकिन उसके जैसे एक स्ट्रीट रैट को केवल एक जनरल आइडिया था कि वे कौन थे। ज्यादातर उसे बस याद था कि उनमें से कुछ ने आगे चलकर ग्रेट क्लैंस की स्थापना की थी, लेकिन हीरोज के बारे में यही बात थी। सनी ने एक बार एफी से कहा था कि हीरो बनने के लिए मरना पड़ता है, और यह कोई मजाक नहीं था। कोई व्यक्ति कुछ इनक्रेडिबल हासिल करने के लिए शोहरत और रिस्पेक्ट पा सकता था, लेकिन यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने का काम था जो किसी को वीर के दर्जे तक ऊपर उठाता था। यही कारण था कि इमोर्टल फ्लेम क्लैन को अन्य ग्रेट क्लैंस की तुलना में बहुत अधिक माना जाता था, न केवल इसलिए कि उन कॉर्ड्स के लीडर इससे आए थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसका अंत दुखद था। या क्या सच में ऐसा था? अगर नेफिस असली दुनिया में लौटने में कामयाब रही तो उसके क्लैन की शोहरत एक बार फिर चमक उठेगी, शायद पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। ड्रीमर आर्मी के बचे हुए लोग पहले से ही उसके साथ एक देवता की तरह बर्ताव कर रहे थे। अचानक माथे पर शिकन के साथ सनी ने अजीब तरह से किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। स्क्रीन से पढ़ने के आदी होने के कारण उसने प्रिंटेड टेक्स्ट के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर जल्दी ही इसका आदी हो गया और फेमस क्लैन की शानदार हिस्ट्री में खुद को डुबो दिया। पहला हिस्सा खुद इमोर्टल फ्लेम को डेडिकेटेड था, और हालांकि यह दिलचस्प था, वहां बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसका सनी यूज कर सके। वो पहले से ही जानता था कि नेफ के दादा नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड लोगों की पहली लहर में शामिल थे, और उन्होंने नाइटमेयर क्रिएचर्स के खिलाफ उस शुरुआती तबाही के दौरान लड़ाई लड़ी थी जो इसके प्रकट होने के बाद हुई थी। तब लाखों लोग अचानक फर्स्ट नाइटमेयर्स में धकेल दिए गए थे और मर गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों नाइटमेयर क्रिएचर्स असली दुनिया में एंटर कर गए थे। बेशक
उनमें से लगभग सभी केवल डोमेंट रैंक के थे, लेकिन वो भी पहले से ही लड़खड़ाती मानवता की सेनाओं के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। पूरे देश नष्ट हो गए थे और कुछ समय के लिए प्लैनेट पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था। ये केवल इमोर्टल फ्लेम जैसे लोगों की बदौलत था, जिन्होंने निश्चित रूप से तब तक अपना ट्रू नेम नहीं कमाया था कि सिचुएशन बदल गई। ऐसे लोग थे जो फर्स्ट नाइटमेयर से बच गए थे, फिर ड्रीम रेल में एंटर किया और गेटवेज तक अपना रास्ता बनाया। असली दुनिया में लौटने के बाद वे एकजुट हो गए और नाइटमेयर क्रिएचर्स की लहर के खिलाफ जवाबी लड़ाई लड़ी। अंततः एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की, वो जो आज तक मौजूद थी। वे सख्त, बहुत सख्त लोग थे। आज अवेकन बनना काफी कठिन था, जबकि स्पेल के बारे में सारा जमा हुआ ज्ञान सभी के लिए फ्री में अवेलेबल था। तब जब यह पहली बार दिखाई दिया था, इमोर्टल फ्लेम जैसे लोग कुछ नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि एक एस्पेक्ट क्या है, नाइटमेयर क्रिएचर्स की कितनी रैंक और क्लास होती है, उनका क्या मतलब है, मेमोरीज और इकोज क्या थे, एक गेटवे क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वे ये भी नहीं जानते थे कि क्या मानवता को बचाना पॉसिबल भी है। और फिर भी किसी तरह उन्होंने सीखा और वापस लड़ाई लड़ी। सनी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो समय कितना अंधेरा और नर्क जैसा रहा होगा। सच में वे उसकी रिस्पेक्ट के हकदार थे, लेकिन दुख की बात है कि वे उसके समय के हकदार नहीं थे, कम से कम अभी तो नहीं। उसकी प्लेट में बहुत अधिक जरूरी चीजें थी, इसलिए सनी ने बस इमोर्टल फ्लेम की लाइफ, सेकंड नाइटमेयर पर उसकी आखिरी जीत और वीर मृत्यु का डिस्क्रिप्शन देने वाले पन्नों को सरसरी तौर पर देखा। महान मास्टर की मृत्यु एक कैटेगरी 5 गेट के जरिए असली दुनिया में एंटर करने वाले भयानक प्राणियों के हमले से खाली हो रहे शहरों की रक्षा करते हुए हुई थी। ये सनी के पैदा होने से ठीक 1 साल या उससे पहले हुआ था, और इसमें मानवता को एक पूरा कॉन्टिनेंट गंवाना पड़ा था। ये वही घटना थी जिसके कारण नेफ की मां हॉलो बन गई थी। हालांकि किताब में उस ट्रेजेडी का डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। इसके बारे में बस इतना कहा गया था कि स्माइल ऑफ हेवन नागरिकों की रक्षा करते हुए डिजास्टर के दौरान मर गई थी। सनी ने आह भरी, फिर ब्रोकन स्वॉर्ड के बारे में पढ़ने पर ध्यान दिया। नेफ के पिता जन्म से लेगेसी नहीं थे। वास्तव में वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और केवल अपने टैलेंट और बैटल जीनियस की बदौलत पूर्ण अंधकार से शोहरत के शिखर तक पहुंचे थे। वो एक कंगाल था जिसने एक राजकुमारी का दिल जीता था और मानव इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित क्लैन का वारिस बन गया था। किताब के वर्णन ने इतिहास को इस तरह से गढ़ा कि यह सुझाव दिया गया कि ब्रोकन स्वॉर्ड अपनी पत्नी की मृत्यु से टूट गया था, और यह कि यह नुकसान ही था जिसने उसे और भी ऊपर उठने और थर्ड नाइटमेयर को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। चमत्कारिक रूप से ब्रोकन स्वॉर्ड सफल रहा, पहला सैंड बन गया। हालांकि उसकी कहानी का कोई हैप्पी एंड नहीं था। बस कुछ साल बाद ड्रीम रेल में एक ऐसे रीजन की खोज करते समय वो मर गया जिसे बाद में डेथ जोन के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। किताब 2 महान हीरोज को लंबी श्रद्धांजलि और मानव जाति के अस्तित्व और भविष्य की समृद्धि के लिए उनके योगदान कितने इंपॉर्टेंट थे, इस एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हुई। सनी ने किताब बंद की और अपना सिर हिलाया। क्या बकवास है। हो सकता है कि वो एजुकेटेड न हो, लेकिन आउटस्कर्ट्स के ज्यादातर लोगों की तरह सनी के पास प्रोपेगेंडा को पहचानने और ऑफिशियल बयानों के बीच की सच्चाई को पढ़ने का एक नेचुरल स्किल था। और ये किताब वही थी, घटनाओं का एक सजाया हुआ पार्शियली फिक्शनल वर्जन जिसे सरकार लोगों को खिलाना पसंद करती थी। सच्चाई मिलना मुश्किल था। इमोर्टल फ्लेम क्लैन की कथित हिस्ट्री के बारे में कई चीजें थी जो सनी के लिए बहुत सेंस नहीं बनाती थी। पहली बात स्माइल ऑफ हेवन की ट्रेजिक डेथ की परिस्थितियां थी। कागज पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सनी जानता था कि वो वास्तव में मर नहीं गई थी, कम से कम शब्द के ट्रेडिशनल अर्थों में नहीं। वो हॉलो थी। लेकिन वो हॉलो कैसे बन सकती थी? किताब के अनुसार उस समय तक ब्रोकन स्वॉर्ड पहले ही एक मास्टर बन चुका था। वे दोनों लाइफ और बैटल दोनों में पार्टनर थे, अपने कोहर्ट का एक साथ नेतृत्व कर रहे थे। इससे यह सुझाव मिलता था कि स्माइल ऑफ हेवन भी एक मास्टर थी। लेकिन मास्टर्स ड्रीम रेल्म की यात्रा फिजिकली करते थे, जैसे स्लीपर्स और अवेकन करते थे, आत्मा के रूप में नहीं। अगर वो वहां मर जाती तो पीछे कोई बिना आत्मा का शरीर नहीं छूटता। तो ये कैसे पॉसिबल था? टाइमलाइन मैच नहीं करती। दूसरा संदिग्ध पॉइंट ब्रोकन स्वॉर्ड की अपनी डेथ थी। सेंट्स बेहद पावरफुल प्राणी थे और एक को मारना कोई आसान काम नहीं था। यहां तक कि जब एक भारी दुश्मन का सामना करना पड़ता तो एक सेंट को कम से कम भागने में सक्षम होना चाहिए था। सेंट्स आसानी से नहीं मरते थे जब तक कि उनके पास अपनी जमीन पर खड़े होने
और आखिरी सांस तक लड़ने का कोई कारण न हो। केवल वे जीव जो उन्हें तुरंत मार सकते थे, वे इतने पावरफुल और रेयर थे कि किसी अननोन रीजन की खोज करते समय भी उन पर रैंडमली टकराना मुश्किल था। क्या ब्रोकन स्वॉर्ड इतना लापरवाह और जिद्दी होता, ये जानते हुए कि उसकी एक बेटी है जिसे उसकी देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है? महान तलवारबाज सनी को ऐसा कोई नहीं लगा जो खुद को आसानी से मरने दे, जब तक कि कोई अन्य ताकतें शामिल न हो। और अंत में उसके कोहॉर्ट के अन्य मेंबर्स थे। सनी ने उनके नाम फुसफुसाए। ब्रोकन स्वॉर्ड, स्माइल ऑफ हेवन, एस्टेरियन की सॉन्ग, एनविल ऑफ द वैलर क्लैन। एस्टेरियन की सॉन्ग, एनविल ऑफ वैलर। एस्टर, सॉन्ग, वेल। चैप्टर 368। सनी ने इमॉर्टल क्लैन की हिस्ट्री के बारे में किताब पढ़ने में कई घंटे बिताए थे और अब आखिरकार उसे नींद आने लगी थी। इतनी नहीं कि उसे मास्टर जेड द्वारा दिए गए स्टिमुलेंट्स का यूज करने की जरूरत हो, लेकिन इतनी कि उसके लिए फोकस करना कठिन हो जाए। अपना चेहरा मलते हुए उसने मेंटली ब्रोकन स्वॉर्ड के साथियों के नामों को दोहराया, वे शानदार योद्धा जो मानव जाति के पहले सेंस बने थे। एस्टेरियन की सॉन्ग, एनविल ऑफ द वैलर क्लैन। क्या वे एस्टर, सॉन्ग और वेल थे? यद्यपि बिल्कुल सेम नहीं। महान कोहॉर्ट के मेंबर्स के नाम उन 3 शब्दों के बहुत सिमिलर थे जो नेफिस ने एक बार उसे कभी भी जोर से न कहने के लिए कहा था, कुछ अन्य के साथ, कि यह केवल एक इत्तेफाक हो। देखते हैं मैं वास्तव में उस सब के बारे में क्या जानता हूं। सनी जानता था कि सोल डिवोरर के माइंड हैक्स की धुन से नेफ को फ्री करने के लिए उन 3 शब्दों में काफी मतलब छिपा था। कम से कम पार्शियली उसने उन पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, इतनी ज्यादा कि सनी वास्तव में वहां थोड़ी देर के लिए अपनी जान के लिए डर गया था। उसने उससे एक अजीब सवाल भी पूछा था। उसने इसे मेंटली दोहराया, सावधान रहते हुए कि कुछ भी जोर से न कहे। तुम किस डोमेन से ताल्लुक रखते हो? सनी को तब पता नहीं था कि एक कैपिटल लेटर वाला डोमेन क्या होता है, और वो अब भी नहीं जानता था, लेकिन उसे वास्तव में यकीन था कि वहां एक कैपिटल लेटर था। उसे यह भी शक था कि जो लोग नेफिस की अधिकांश जिंदगी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वे इन मिस्टीरियस डोमेन से जुड़े थे, जिसका मतलब था कि कैस्टर भी था। उससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं था कि डोमेन्स और सॉवरेन्स, जिन्होंने क्लियरली इमॉर्टल फ्लेम क्लैन के विनाश की इच्छा की थी, एक साथ बंधे हुए थे, या अधिक संभावना है कि एक ही थे, और उन सभी का लीनिएज मेमोरीज और उनके द्वारा दिए गए एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ लेना देना था। जैसे द फायर एट्रीब्यूट, जिसे सन गॉड के वंश के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, या उसका अपना ब्लड वीव, जो क्लियरली अधूरा और फॉरबिडन दोनों था। सनी ने अपनी कंपटी की मालिश की और आह भरी। लंबे समय तक उसे कोई सुराग नहीं था कि एस्टर, सॉन्ग और वेल का क्या मतलब है, लेकिन सेशन से मिलने के बाद, जो ग्रेट क्लैन सॉन्ग की गोद ली हुई बेटी थी, उसे शक होने लगा कि वे उन 3 लेगेसी क्लैंस के नाम थे जो नेफ के जीवन पर कई कोशिशों के लिए जिम्मेदार थे, और शायद उसके माता पिता की मौत और इमॉर्टल फ्लेम क्लैन के पतन के लिए भी। न केवल लेगेसीज के प्रति उसकी नेचुरल नापसंदगी के कारण, बल्कि इसलिए भी कि चेंजिंग स्टार ने हैंडमेडन के साथ अपने रिश्ते का डिस्क्रिप्शन कितना अजीब किया था। भरोसा? सच में नहीं, कभी नहीं। वास्तव में नेफिस ऐसा क्यों कहेगी कि वो सेशन पर कभी भरोसा नहीं करेगी? शायद इसलिए क्योंकि सेशन उन क्लैंस में से एक थी जो उसके परिवार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे। ये एक लॉजिकल एजम्पशन थी, लेकिन अब सनी ने देखा कि शायद वो गलत था। शायद एस्टर, सॉन्ग और वेल क्लैंस के नाम नहीं थे। शायद ये 3 लोगों के निकनेम्स थे, एस्टेरियन की सॉन्ग और एनविल ऑफ क्लैन वैलर। वे ब्रोकन स्वॉर्ड के साथी थे, और जैसे नेफिस को अपने पिता की मौत से पहले उनसे बहुत बार मिलना पड़ा होगा, न तो ब्रोकन स्वॉर्ड खुद और नहीं उसकी बेटी उन्हें उनके पूरे नामों से बुला रहे होंगे। वो उन्हें क्या बुलाती होगी? अंकल एस्टर, आंटी सॉन्ग। सनी ने नीचे देखा। उसके चेहरे पर एक काला भाव आ गया। यदि ये वास्तव में वही लोग थे जिन्होंने बाद में उस छोटी लड़की का शिकार करने के लिए कई हत्यारे भेजे थे जो उन पर भरोसा करती थी, तो उनके लिए नेफिस की नफरत को समझाना आसान होगा। यह समझाना भी आसान होगा कि ब्रोकन स्वॉर्ड की प्रतिभा और शक्ति का एक सेंट कैसे मर गया। शायद उसे उन लोगों द्वारा पीठ में छुरा घूम पा गया था जिन पर वो सबसे अधिक भरोसा करता था। भले ही कोई सबूत नहीं था, यह सब बहुत अधिक सेंस बना रहा था। सनी को लगा कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन एस्टेरियन की सॉन्ग और एनविल ऑफ क्लैन वैलर मिस्टीरियस सॉवरेन से कैसे जुड़े थे? क्या वे उनकी सेवा करते थे? या उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक भयानक शक उसके दिमाग में आया। नहीं, शक नहीं, एक यकीन। ये वही है, वही सॉवरेन्स है। यह खुलासा उसे एक तूफान के झोंके की तरह लगा, एक बार में समझने के लिए बहुत विशाल। और इसकी चाबी एक सिंपल सेंटेंस था जो नेफिस ने एक बार उसे इंटेंस इमोशन से अभिभूत होकर कहा था। वो इसे कैसे चूक गया?
जब बाहरी बस्ती की एक सुनसान गली में उनका झगड़ा हुआ था, तो नेफ ने कहा था, तुम्हें लगता है कि गनलॉग मुझे रोक सकता है? तुम्हें लगता है कि एक फॉलन टेरर मुझे रोक सकता है? वे 3 पिशाच मुझे रोक सकते हैं? नहीं सनी, मुझे कुछ नहीं रोकेगा। जो कोई भी हिम्मत करेगा वह मरेगा। मैं उन सबको मार डालूंगी। उसने अपने दुश्मनों को लिस्ट किया था। उसने उन्हें मैग्नीट्यूड के आर्डर में लिस्ट किया था। पहले गनलॉग, फिर क्रिम्सन टेरर और फिर सॉवरेन्स। 3 पिशाच, एस्टर, सॉन्ग और वेल। जैसे ही वो उस विचार से निपटने की कोशिश कर रहा था, एक और भयानक एहसास सनी के दिमाग में आया। वो सिहर उठा, एक और बात याद करते हुए जो नेफिस ने कही थी। उसने फिर चुपचाप बुदबुदाया, नहीं, मैं 4th नाइटमेयर को जीतने वाली पहली नहीं बनूंगी। मैं हर नाइटमेयर को जीतने वाली पहली बनूंगी। तब उसने उसे यह कहते हुए समझा था कि वो 4th नाइटमेयर को हराने वाली पहली बनना चाहती है, साथ ही बाकी सभी को भी। लेकिन उसके शब्दों को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था। अवेकन के बीच एक आम सहमति थी कि रैंक्स के नाम इत्तेफाक नहीं थे। कई लोगों का मानना था कि स्पेल द्वारा यूज किए जाने वाले शब्द गॉडहुड की ओर चढ़ाई या अपवित्रता में वंश का वर्णन करते हैं, जहां तक नाइटमेयर क्रिएचर्स का संबंध था। कई मायनों में ये 2 रास्ते एक दूसरे के रिफ्लेक्शन थे। तीसरी रैंक के व्यक्ति को असेंडेड के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, क्योंकि वे अपने ह्यूमन नेचर से ऊपर उठ रहे थे। उसी रैंक के एक प्राणी को फॉलन कहा जाता था। इस कदम का असेंशन या इसके अपोजिट से लेना देना था। चौथी रैंक के व्यक्ति को ट्रांसेंडेंट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, क्योंकि उन्होंने सांसारिक को पार कर लिया था और डिवाइन के कुछ गुणों को ग्रहण कर लिया था। उसी रैंक के एक प्राणी को करप्टेड कहा जाता था। इस कदम का ट्रांसफॉर्मेशन से लेना देना था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि सेंट्स को मिलने वाली आस्पेक्ट एबिलिटी को ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी कहा जाता था। आखिरकार अगले कदम का भी एक स्पेशल मतलब था। यह अथॉरिटी और शासन का प्रतिनिधित्व करता था, चाहे वो सुप्रीम हो या ग्रेट। उस लेवल के प्राणियों का मतलब अपनी पावर को मजबूत करना और इसे दुनिया पर लागू करना था। क्लास हायरार्की का 5वां चरण बहुत सेम था, जिससे नाइटमेयर क्रिएचर्स लेसर मिनियंस की सेना बना और कंट्रोल कर सकते थे। ऐसे प्राणियों को टायरेंट्स कहा जाता था। एक इंसान जिसने सुप्रीम रैंक हासिल कर ली हो, उसे क्या कहा जाएगा? फिर सनी काम गया, एक सॉवरेन। नेफिस का मतलब यह नहीं था कि वो न केवल 4th नाइटमेयर को जीतने वाली पहली इंसान होगी, बल्कि बाकी सभी को भी। उसका मतलब था कि वो 5th, 6th और 7th को जीतने वाली पहली होगी, क्योंकि 4th नाइटमेयर पहले ही जीता जा चुका था। हे भगवान! की ऑफ द ग्रेट क्लैन सॉन्ग, एनविल ऑफ द ग्रेट क्लैन वैलर और एस्टेरियन नाम के एक व्यक्ति ने इसे जीत लिया था। और ब्रोकन स्वॉर्ड ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम। ब्रोकन स्वॉर्ड इस प्रोसेस में मिस्टीरियस तरीके से मारा गया था। एस्टर, सॉन्ग और वेल नई अथॉरिटी में लिपटे हुए 4th नाइटमेयर से लौटे थे, जबकि ब्रोकन स्वॉर्ड नष्ट हो गया। एक डोमेन क्या था? पॉसिबली उन्हें मिली 5वीं आस्पेक्ट एबिलिटी का एक्सप्रेशन, एक स्पेशल, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंस के पास स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी थी। और किसी कारण से उन्होंने अपनी उपलब्धि को सीक्रेट रखने का फैसला किया था। इसके बजाय परछाइयों से मानवता पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। क्या यह अजीब नहीं था कि ब्रोकन स्वॉर्ड की मौत के बाद उनके नाम हिस्ट्री के पन्नों से प्रैक्टिकली गायब हो गए? वे भी आखिरकार सेंट बनने वाले पहले थे। अगर उन्होंने उन्हें छिपाने का फैसला नहीं किया होता तो नहीं। क्या यह अजीब नहीं था कि हान ली क्लैन का कैस्टर उन मिस्टीरियस सॉवरेंस के प्रति इतना वफादार लग रहा था, जिन्होंने उसे इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की आखिरी बेटी को मारने का आर्डर दिया था? यदि वे ग्रेट लेगेसी क्लैंस के पीछे की असली ताकत नहीं थे, जिसके प्रति उसका अपना लेसर क्लैन आभारी था, तो नहीं। क्या यह विश्वास करना कठिन नहीं था कि ऐसे शब्द थे जो किसी व्यक्ति को ज्ञात होते ही उसे मार सकते थे? यदि वे शब्द उन 3 सुप्रीम रूलर्स के नाम नहीं थे जो गुमनाम रहना पसंद करते थे, तो नहीं। सनी थोड़ा कराह उठा, फिर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। शिट, 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 मुझे इस सारी गंदगी में खुद को शामिल करने की क्या जरूरत थी? उसे लग रहा था कि उसका जीवन अभी और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चैप्टर 369। सनी ने अपने सामने किताबों के ढेर को एक काले भाव के साथ देखते हुए कुछ समय बिताया। थोड़ी देर बाद उसने भारी आह भरी, तो वहां छिपी हुई ताकतें थी जो पूरी मानव जाति पर इन्फ्लुएंस डालती थी। अथॉरिटी उतनी ही इनविजिबल थी जितनी कि वो भयानक थी, और अब वो उनके नाम जानता था। सॉवरेंस कम से कम सरकार के जितने पावरफुल थे, या शायद उससे भी अधिक। इन 2 हेजमोनिक पावर्स के बीच का एग्जैक्ट रिश्ता, एक ऑफिशियल, दूसरा सीक्रेट, क्लियर नहीं था। लेकिन अभी के लिए सॉवरेंस के हाथों में रहने वाली अथॉरिटी की पूरी सीमा को जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि यह जानना इंपॉर्टेंट था
कि दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने इमेजिन की थी। ये बहुत अधिक खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज थी जो अथॉरिटी के सभी होल्डर्स शेयर करते थे, तो वो थी दूसरों के प्रति दुश्मनी जो उनकी पावर पर अतिक्रमण कर रहे थे। ये बस ह्यूमन नेचर था। ताकतवर के बीच केवल एक ही एंटिटी सबसे मजबूत हो सकती थी, और इसलिए वो एंटिटी हमेशा दूसरों के मजबूत होने की आशंका में रहती थी। आउटस्कर्ट्स में क्रिमिनल गैंग्स के बॉस हमेशा अपने लेफ्टिनेंट्स द्वारा उन्हें हड़पने के बारे में पैरानॉयड रहते थे और उन लोगों से वायलेंटली छुटकारा पाने की टेंडेंसी रखते थे जो बहुत सक्सेसफुल थे। डार्क सिटी में गनलॉग ने लोहे की मुट्ठी के साथ शासन किया, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नष्ट कर दिया जिसने उसके शासन के अधीन हुए बिना मजबूत होने की हिम्मत की। और सॉवरेन्स भी बहुत सेम होंगे। चूंकि सनी पहले से ही कारण से परे पावरफुल था, कम से कम अपनी उम्र के व्यक्ति के लिए, और उसके पास और भी अधिक भयानक पोटेंशियल था, सॉवरेन्स उसे कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देंगे। खुशकिस्मती से वे अभी तक उसकी ताकत की असली सीमा नहीं जानते थे, लेकिन चूंकि उसका मेन गोल मजबूत बनना था, जितना हो सके उतना मजबूत, जितनी जल्दी हो सके, ताकि नेफिस से पीछे न रहे, वो एक प्रॉब्लम होने वाली थी। अचानक अवेकन सोसाइटी के बारे में कुछ बातें और अधिक क्लियर हो गई। बहुत समय पहले सनी को पता चला था कि मास्टर जेड के पास कभी भी सैंड बनने का कोई मौका नहीं था। जाहिर है, थर्ड नाइटमेयर को जीतने का प्रयास करने के लिए किसी के पास आउटस्टैंडिंग साथियों की एक टीम और बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती थी, और उसके प्रॉब्लम वाली पर्सनालिटी के कारण उसके पास दोनों की कमी थी। क्या सॉवरेन्स अपनी पकड़ से बाहर किसी को सैंड बनने की अनुमति देंगे? ड्रीम रेल्म के बारे में अधिकांश रिसोर्सेज और ज्ञान लेगेसी क्लैंस के थे, खासकर जब हायर रैंक से संबंधित किसी भी चीज की बात आती थी, और क्लैंस को सॉवरेन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसका बेसिकली मतलब था कि वे केवल अपना सपोर्ट देने से इनकार करके किसी को भी सैंड बनने से रोक सकते थे। जेड जैसे कितने टैलेंटेड मास्टर्स को अधिक पावरफुल होने से दबाया जा रहा था, क्योंकि वे किसी सुप्रीम की सेवा नहीं करते थे, सरकार की सेवा करने वाले कुछ सेंस थे। कम से कम वे वास्तव में किसके प्रति लॉयल थे? नफरत है। मुझे इससे बहुत नफरत है। बेशक सनी जानता था कि यह सब केवल उसका अनुमान था, और फिर भी एक बात सर्टेन थी, मास्टर जेड द्वारा उसे ऑफर किया गया विकल्प उतना सीधा नहीं था जितना उसने सोचा था। सच में वो ग्रेट क्लैंस, लेसर क्लैंस, सरकार और इंडिपेंडेंस के बीच फैसला नहीं कर रहा था। वो सॉवरेन्स की सेवा में एंटर करने या इसे रिजेक्ट करने के बीच फैसला कर रहा था, और वो चुनाव चेंजिंग स्टार के साथ उसके कनेक्शन से और भी तनावपूर्ण हो गया था। लानत है, एक आह के साथ सनी ने उसे घेरने वाली बुकशेल्फ को देखा और फिर खड़ा हो गया। उसे पढ़ने के लिए कुछ और किताबें लेनी थी। कई घंटों बाद उसने थककर आखिरी किताब को दूर रखा और अपना चेहरा मला। अब जब उसने ड्रीम रेल्म के करंट भूगोल और सिचुएशन के बारे में बहुत सारा ज्ञान एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसके दिमाग में एक प्लान का बीज बनने लगा था। हालांकि उसे अभी भी और इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, हालांकि वो इसे यहां नहीं खोज पाएगा। उसके लिए उसे एक पुराने परिचित से मिलना होगा। एक चीज जो उसे मिली, फिर भी वो सॉवरेन्स के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन थी। एस्टेरियन की सॉन्ग और एनवेल ऑफ वैलर, आखिरी वाला पॉसिबली सबसे फेमस था। ग्रेट क्लैन का एक वारिस ड्रीम रेल्म के उत्तरी क्षेत्रों में ह्यूमन एक्सपेंशन का वर्णन करने वाले ग्रंथों में, साथ ही बेस्टियन के इतिहास में ड्रीम रेल्म में 3 सेंट्रल ह्यूमन सिटाडेल में से एक, उसका कई बार जिक्र किया गया था। वास्तव में वो क्लियरली उस टाइटन को मारने के लिए जिम्मेदार था, जिसके अवशेषों का उपयोग उस कुर्सी को बनाने के लिए किया गया था जिस पर सनी वर्तमान में बैठा था। मजबूत। बाद में हालांकि सेंट एनविल के निशान गायब हो गए, उसकी डेथ का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन क्लैन वैलर की बागडोर अब उसके कजिन्स के हाथों में थी। कम से कम ऑफिशियल तौर पर की सॉन्ग केवल थोड़ी कम फेमस थी। एनविल ऑफ वेल के विपरीत वो लेसर लेगेसी क्लैंस में से एक से आई थी, और ये उसके हाथ से था कि इसे एक ग्रेड के दर्जे तक ऊपर उठाया गया था। क्लैन सॉन्ग का गढ़ रेवेनहार्ट ड्रीम रेल में दूसरा मेजर ह्यूमन सेटलमेंट था। इसके इन्फ्लुएंस के क्षेत्र को खास तौर पर
भयानक रीजन्स द्वारा अन्य 2 टेरिटरीज से अलग किया गया था। वैलर क्लैन के साथ बॉर्डर खास तौर पर जानलेवा थी, लेकिन काफी पतली भी थी। सनी जो सीखने में सक्षम था उससे कि सॉन्ग अभी भी अपने क्लैन की रूलर थी, हालांकि वो शायद ही कभी पब्लिकली दिखाई देती थी। उसे एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन ये बहुत हद तक वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो वो पा सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये उसकी गोद ली हुई बेटियां थी जो ज्यादातर उसकी ओर से काम करती थी। सेइशन उनमें से एक थी, हालांकि वो किसी भी जगह मिशन किए जाने के लिए बहुत लंबे समय तक फॉरगॉटन शोर पर फंसी हुई थी। और अंत में एस्टेरियन नाम का एक आदमी था। वो तीनों में सबसे मिस्टीरियस था। कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कहां से आया था और ब्रोकन स्वॉर्ड का कोहॉर्ट भंग होने के बाद वो कहां गया। वास्तव में उसका शायद ही कोई जिक्र था। एस्टेरियन तीसरे ग्रेट लेगेसी क्लैन से जुड़ा नहीं था, कम से कम देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, या किसी भी लेसर क्लैन से उस मामले के लिए। सनी ये भी पता नहीं लगा सका कि वो कब और कहां पैदा हुआ था। ये तो छोड़ ही दे कि क्या वो अभी भी जिंदा था। यहां तक कि ब्रोकन स्वॉर्ड और उसके साथियों के कार्यों का वर्णन करने वाले ग्रंथों में एस्टेरियन का नाम केवल गुजरते हुए मेंशन किया गया था, जैसे कि उसने कभी कोई इंपॉर्टेंट योगदान नहीं दिया हो। सनी ने अपना सिर हिलाया और मुंह बनाया। मुझे गेस करने दो, वो तीनों में सबसे भयानक है। ये एक आसान कंक्लूजन था, क्योंकि एक को जानने के लिए एक को होना पड़ता है। खुद सनी का शायद ही जिक्र किया गया था और वो अपने योगदान को छिपाने की टेंडेंसी रखता था। मेरा सिर दर्द कर रहा है। सबसे बुरी बात यह थी कि ये उस सभी रिसर्च का केवल आधा था जो उसे करना था। उसने ड्रीम रेल्म और सॉवरेंस में ह्यूमन सिचुएशन के बारे में काफी सीखा था। अब उसे देवताओं, डीमंस और अननोन के बारे में जितना हो सके उतना सीखना था। ये टीचर जूलियस से मिलने का समय था। बेशक सनी अपने पुराने इंस्ट्रक्टर से खाली हाथ नहीं मिल सकता था। किताबों को एक तरफ धकेलते हुए उसने टेबल में एम्बेडेड टर्मिनल को एक्टिवेट किया, कुछ पलों के लिए रुका और फिर टाइप किया। पूरे फॉरगॉटन शोर को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक चैप्टर 370 फॉरगॉटन शोर के बारे में इकट्ठी की गई सारी इंफॉर्मेशन को एक छोटी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट में कंपाइल करने में सनी को पूरी रात लग गई, ये जानते हुए कि टीचर जूलियस ड्रीम रेल्म पर रिसर्च करने के लिए कितने पैशनेट थे। सनी ने किसी भी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस न करने की कोशिश की। उसने अपनी एबिलिटी के हिसाब से उस रीजन की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन सभी नोटेबल लैंडमार्क्स को शामिल किया गया था जहां वह गया था या जिनके बारे में सुना था, साथ ही डार्क सी और लैबिरिंथ के अजीब नेचर को भी। उसने उन ज्यादातर नाइटमेयर क्रिएचर्स को भी डिस्क्राइब किया जिन्हें उसने देखा था, मिला था या लड़ा था। उनकी पावर्स, बिहेवियर और कमजोरियों के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे लिखा। जहां पॉसिबल था वहां अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा। जब पॉसिबल हो उसने स्पेल से सीधे मिली इंफॉर्मेशन को शामिल किया, जो उन मेमोरीज और इकोज के डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी थी जिनके बारे में वो जानता था। बेशक उसने उन टेक्स्ट को ह्यूमन लैंग्वेज और रूनिक लैंग्वेज दोनों में प्रोवाइड किया। आखिर में उसने फॉरगॉटन शोर की हिस्ट्री में अपनी खोज और स्टडीज के रिजल्ट्स को लिखा था। उसने हर नक्काशी, हर मोज़ेक और हर म्यूरल का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया जिसे उसने देखा था। उसने अपनी थ्योरीज को भी जोड़ा कि उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ था, साथ ही अपने ऑब्जर्वेशंस की पतन से पहले फॉरगॉटन शोर के एंशिएंट लोग कैसे रहते थे। बेशक कुछ चीजें थी जो उसने अपने तक ही रखी थी। सनी ने वाइल्ड थीविंग बर्ड के घोंसले, वीवर और बर्बाद कैथेड्रल के नीचे वाले अंडरग्राउंड चैम्बर से रिलेटेड कुछ भी छोड़ दिया। उसने स्टोन सेंट का मेंशन नहीं किया, सबसे पहले क्योंकि वो उसके अस्तित्व को सीक्रेट रखना चाहता था, और दूसरा क्योंकि वो अननोन से जुड़ी थी। उसने कोरल गोलेम्स के खिलाफ अपनी लड़ाई और शापित समुद्र के निर्वासन, साथ ही क्रिम्सन टेरर की असली किस्मत और आर्टिफिशियल सन और स्पायर दोनों के विनाश का मेंशन करने से भी परहेज किया।
जहां तक हर किसी का सवाल था, सनी बाकी ड्रीमर्स के साथ गेटवे के जरिए चला गया था। किसी ने उन आखिरी मिनटों में उसके ठिकाने पर ध्यान नहीं दिया था और वो इसे इसी तरह रखना चाहता था। खैर, एफी और कैसी को छोड़कर कोई नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वे कुछ चीजों के बारे में बिस्क्रीट रहेंगे, और यहां तक कि अगर वे अपने होंठ बंद रखने में फेल रही तो सनी के पास सच्चाई को उजागर किए बिना अपने कार्यों को एक्सप्लेन करने के तरीके थे। रिपोर्ट खत्म करते हुए सनी अपनी कुर्सी के पीछे थककर झुक गया और स्क्रीन पर नजर डाली। वहां एक लंबा टाइटल दिखाया गया था, एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट ऑन द फॉरगॉटन शोर बाय अ वेकेंट सनलेस। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। सनी को कोई आइडिया नहीं था कि एकेडमिक पेपर कैसे लिखा जाता है या उस मामले के लिए एक प्रॉपर फील्ड रिपोर्ट। इसलिए उसने इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से लिखा और स्ट्रक्चर किया था जो 1 साल पहले उसके छोटे वर्जन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता, जब उसने इसके बारे में कुछ भी जाने बिना फॉरगॉटन शोर में एंटर किया था। इस तरह का एक मैनुअल इतनी सारी चीजों को आसान बना देता। एक आह के साथ सनी ने रिपोर्ट को अपने कम्युनिकेटर पर भेजा, फिर टर्मिनल बंद कर दिया और खड़ा हो गया। अपने थके हुए शरीर को स्ट्रेच करते हुए वो थोड़ा डगमगाया और उबासी ली। असली दुनिया में उसकी वापसी को पहले ही 2 दिन हो चुके थे, इसलिए थकान धीरे धीरे जमा हो रही थी। जल्द ही उसे मास्टर जेड द्वारा दिए गए स्टिमुलेंट्स का यूज करना शुरू करना होगा, लेकिन वो पल अभी नहीं आया था। सनी टेबल से दूर चला गया, फिर थोड़ा हिचकिचाया और वापस आया। सलीके से रखे ढेर से कई किताबें उठाते हुए उसने उन्हें प्रॉपर अलमारियों में वापस कर दिया। हर किताब के अपनी सही जगह पर वापस आने के बाद उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और आखिरकार लाइब्रेरी छोड़ दी। कितनी फैसिनेटिंग जगह है, मुझे वहां अच्छा लगता है। साधारण सी दिखने वाली इमारत को पीछे मुड़कर देखते हुए सनी ने ठंडी सर्दियों की हवा में सांस ली और वीवर के मास के डिस्क्रिप्शन को याद किया। वीवर का मानना था कि नॉलेज पावर का ओरिजिन है और इसलिए हमेशा कई झूठों के पीछे छिपा रहता था। डीमन ऑफ फैट इस जगह के बारे में क्या सोचता? आखिरकार ये नॉलेज का महल था। सनी ने उन धोखेबाज पन्नों को याद किया जिन्होंने इतिहास का एक धुला हुआ, पॉलिश किया हुआ वर्जन प्रेजेंट किया था और मुस्कुराया। हां, लेकिन ये झूठ का महल भी है। स्लीपर कंपाउंड में लौटना अजीब था। नीची किलेबंद इमारत वैसी ही थी जैसी उसे याद थी, केवल अधिक बर्फ से दबी हुई। सनी ने यहां बहुत समय नहीं बिताया था, लेकिन विंटर सोल्स्टिस से पहले के वो दिन उसके जीवन के कुछ सबसे यादगार दिन थे। इतना एक्साइटमेंट, इतना डर। कौन जानता था कि वो इसे 1 साल से ज्यादा समय तक दोबारा नहीं देखेगा। फैमिलियर हॉल में एंटर करते हुए उसने चारों ओर देखा, नर्वस स्लीपर्स की भीड़ देखने की आधी उम्मीद करते हुए, लेकिन बेशक वहां कोई नहीं था। हर कोई पहले ही ड्रीम रेल में अपने पहले वेंचर के लिए निकल चुका था और अगले साल के ड्रीमर्स के आने के लिए यह बहुत जल्दी था। खाली हॉल से गुजरते हुए उसने कंपाउंड के निचले लेवल्स पर अपना रास्ता खोजा और वाइल्डरनेस सर्वाइवल क्लासरूम के पास पहुंचा, जो टीचर जूलियस के ऑफिस के रूप में भी काम करता था। दरवाजा खोलते हुए उसने उस विशाल और टेस्टफुली सजाए गए कमरे को देखा जहां उसने अकादमी में अपने छोटे प्रवास का ज्यादातर समय बिताया था। अचानक सनी पुरानी यादों की लहर से ओवरवेल्म्ड हो गया। क्या तुम पागल हो? तुम अच्छे पुराने दिनों के बारे में पुरानी यादों में खोने के लिए बहुत छोटे हो। उसका मेंटर अपनी यूजुअल जगह पर नहीं था, चौड़ी लकड़ी की डेस्क के पीछे बैठा हुआ। इसके बजाय बूढ़ा आदमी एक कांच के केस के सामने खड़ा था। अंदर रखे एक खूंखार क्रिएचर की खोपड़ी की स्टडी कर रहा था और नोट्स ले रहा था। वो बिल्कुल नहीं बदला था। टीचर जूलियस अभी भी बूढ़े थे, बिखरे हुए ग्रे बालों, खोई हुई आंखों और झाड़ीदार भौहों की एक जोड़ी के साथ जिनका अपना जीवन लग रहा था। उसका पॉस्चर और एक्सप्रेशन शांत उदासी से भरा था। हालांकि
जैसे ही उसने किसी को क्लासरूम में एंटर करते हुए सुना, उसका चेहरा बदल गया, एक बार फिर जीवंत और क्यूरियस हो गया। मुड़ते हुए बूढ़े आदमी ने विजिटर को कंफ्यूजन के साथ देखा। फिर उसका चेहरा अचानक एक ब्राइट, संक्रामक मुस्कान के साथ चमक उठा। सनी, मेरे बच्चे, चैप्टर 371, मनी। टीचर जूलियस बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन उनके बारे में सनी का नजरिया बदल गया था। न सिर्फ इसलिए कि उस बूढ़े इंस्ट्रक्टर से सीखी गई चीजें उसकी सर्वाइवल के लिए कितनी मददगार साबित हुई थी, बल्कि उन हिस्ट्री बुक्स की वजह से भी जो उसने अभी पढ़ी थी। वैसे टीचर जूलियस की उम्र क्या है, सनी ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इमॉर्टल फ्लेम और अवेकन की पहली जनरेशन के बारे में जानने के बाद वो अपने मेंटर को एक नई रोशनी में देखने से खुद को नहीं रोक सका। टीचर जूलियस अगर उन लेजेंडरी फिगर्स की उम्र के नहीं तो कम से कम उसी जनरेशन के तो जरूर होंगे। उन लोगों ने बहुत काले, बहुत ज्यादा वायलेंट समय को जिया था। उन्होंने दुनिया के खत्म होने को सरवाइव किया था और खंडहरों से एक नई दुनिया बनाई थी। सनी, मेरे बच्चे, इससे पहले कि सनी ठीक से रिएक्ट कर पाता, उसे एक जोरदार जादू की झप्पी मिली। फिर टीचर जूलियस ने बिना किसी औपचारिकता के उसे पास की कुर्सी पर धकेल दिया। आखिरकार तुम वापस आ गए। मुझे कभी शक नहीं था कि तुम लौटोगे, एक पल के लिए भी नहीं। मेरा कोई भी स्टूडेंट खुद को आसानी से मरने नहीं देगा, तुम्हें पता है। रुको, मैं क्या कह रहा हूं? बेशक तुम्हें पता है, तुम खुद मेरे स्टूडेंट्स में से एक हो। आखिर बूढ़े आदमी की आवाज में एक्साइटमेंट सुनकर सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहां आने से पहले उसे थोड़ा डर था कि टीचर जूलियस उसे याद भी रखेंगे या नहीं। इस फैक्ट के बावजूद कि उनका कोर्स अकादमी में सबसे पॉपुलर नहीं था, उस सन की इंस्ट्रक्टर ने अपने करियर के दौरान हजारों स्लीपर्स को मेंटर किया होगा। एक और से क्या फर्क पड़ता था? लेकिन खुशकिस्मती से सनी गलत था। लेकिन मेरे बच्चे, पूरा 1 साल, क्या तुम्हें ड्रीम रेल्म इतना पसंद आ गया कि तुम लौटना नहीं चाहते थे? क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा बूढ़ा टीचर चिंता से बीमार हो जाएगा? भगवान के नाम पर हुआ क्या था? सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर माफी मांगते हुए कहा, वेल टीचर जूलियस, आप देखिए, मैं ड्रीम रेल्म के एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन में फंस गया था और वहां के एकमात्र गेटवे की रक्षा एक फॉलन टेरर कर रहा था। बूढ़े आदमी ने पलकें झपकाई। हेवंस, कितना भयानक! तो तुमने क्या किया? सनी ने कंधे उचकाए। ओह वेल, शॉर्ट में कहूं तो मैं 2 खूबसूरत लड़कियों से मिला, उन्हें एक एंशंट कैसल तक एस्कॉर्ट किया, कुछ महीने एक शापित शहर को एक्सप्लोर करने में बिताए, एक जादुई ताज खोजने के लिए एक लंबे और मुश्किल क्वेस्ट पर गया, एक डेविल को मारा, एक राजकुमारी को रानी बनने में मदद की, 1 या 2 जंग में हिस्सा लिया, एक ईविल टावर पर चढ़ा और आखिरकार गेटवे के पास पहुंच गया। बेसिकली मैं जिंदा बच गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे सिखाया था। टीचर जूलियस ने उसे बहुत ध्यान से सुना, फिर कुछ बार सिर हिलाया। ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे एक स्टूडेंट से उम्मीद थी। लेकिन सनी, बूढ़े आदमी की आंखें अचानक चमक उठीं, एक्साइटमेंट से भरी हुई। क्या तुमने कहा? क्या तुमने अनएक्सप्लोर्ड रीजन के बारे में कुछ कहा? सनी मुस्कुराया, फिर अपना कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया। मैंने कहा, वास्तव में मैंने उन चीजों के बारे में एक लंबी रिपोर्ट कंपाइल की है जिन्हें मैंने देखा, जिनसे लड़ा और जो वहां डिस्कवर की। क्या आप एक नजर डालना चाहेंगे? मैं इसे आपको भेज सकता हूं। टीचर जूलियस ने शर्मिंदगी के साथ नीचे देखा। एक रिपोर्ट? ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अभी बहुत बिजी होगे। हालांकि ये कहते हुए भी बूढ़ा आदमी पहले से ही फाइल खोल रहा था। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कान आ गई। ब्रिलियंट, ये ब्रिलियंट है। रुको, वो क्या है? तुम्हें ओरिजिनल रूनिक में साइटेशन शामिल करना भी याद रहा? ये मेरा लड़का है। मार्वलस। हाँ, अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड खंडहर, एक पूरा शहर। क्या वहां है? ओह माय। टीचर जूलियस को रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखने में कुछ समय लगा। पूरी प्रोसेस के दौरान वो अपनी नाक के नीचे बड़बड़ाते रहे, उनकी आवाज में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। कुछ रिमार्क्स सनी समझ गया, जबकि कुछ उसके सिर के ऊपर से निकल गए, जैसे ग्रेस्टोन आर्किटेक्चर, थर्ड वांडरिंग आर्कन से पॉसिबल कनेक्शंस, या ये बेबल स्क्रिप्ट के किस एरा से मेल खाएगा, या रैट्स, ये उस घमंडी कमीने सैंडो को दिखाएगा कि उसका यूनिवर्सल ओरिजिन ऑफ रिचुअल्स वाला बड़बड़ाना कितना गलत था। बूढ़े आदमी की आंखें धीरे धीरे और चौड़ी होती गई। आखिरकार उन्होंने अपना कम्युनिकेटर डीएक्टिवेट किया और सनी को गहरे उत्साह के साथ देखा। तुमने असाधारण रूप से अच्छा किया है सनी। बेशक तुम्हारी रिपोर्ट अभी थोड़ी कच्ची है और पब्लिश होने के लिए बहुत काम की जरूरत है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को खुश करने वाला है।
मैं कम से कम 1 दर्जन थ्योरीज का नाम बता सकता हूं जिन्हें तुम्हारे दिए गए नए डेटा की बदौलत एक्सपैंड, कन्फर्म या खारिज किया जा सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। उन सभी फायदों का तो जिक्र ही नहीं जो नाइटमेयर क्रिएचर्स के इतने सारे नए टाइप्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। टीचर जूलियस गर्व से मुस्कुराए। तुम्हारे पास सच में एक एक्सप्लोरर का दिल है मेरे बच्चे। बहुत कम लोगों के पास होता है, और उनमें से भी उससे भी कम लोगों के पास तुम्हारे जैसा तेज दिमाग होता है। ड्रीम रेल्म के जानलेवा विस्तार में जाने और न केवल जिंदा वापस आने की एबिलिटी, बल्कि अपने सामने जो है उससे ज्यादा देखने की याद रखना भी। लेकिन ऐसे ही लोगों की बदौलत हम स्पेल के बारे में अपनी नॉलेज को गहरा कर सकते हैं। उन्होंने आह भरी। ज्यादातर अवेकंड केवल काटना और पीटना जानते हैं। वे हम पर बहुत कम रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, लेकिन ये केवल हमारी वजह से है कि वे जानते हैं कि कैसे काटना है और कहां पीटना है। खुशकिस्मती से यहां वहां कुछ ब्राइट माइंड्स हैं। सनी ने अपने मेंटर को थोड़ी हैरानी से घूरा। उसे इतने इंटेंस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसने फॉरगॉटन शोर के बारे में अपनी खोजों को सिर्फ बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए लिखा था, ये देखते हुए कि उनका शौक एक जैसा था। ओह, आई एम सॉरी, पब्लिश? आपका इससे क्या मतलब है एग्जैक्टली? टीचर जूलियस ने उसे अपनी आंखों में एक मजाकिया चमक के साथ देखा। ओह, चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी अपने ही स्टूडेंट का इनाम नहीं चुराने वाला है। मैं इस पेपर को बिना किसी चार्ज के एक प्रॉपर स्टेट में लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे कोथर के रूप में भी डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मेरे पास पहले से ही उससे ज्यादा पैसे हैं जितना मैं कभी खर्च कर सकता हूं। सनी ने अपना सिर टेढ़ा किया, फिर कुछ बार पलकें झपकाई। अचानक उसका दिल जलते हुए इमोशंस ने जकड़ लिया। एक्सक्यूज मी टीचर जूलियस, लेकिन क्या आपने पैसों के बारे में कुछ कहा? बूढ़े आदमी ने उसे कंफ्यूजन के साथ देखा। हां, मैंने कहा, क्या तुमने ये शानदार रिपोर्ट इसी वजह से कंपाइल नहीं की है, सरकार से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए? सनी थोड़ा रुका, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने बस सोचा कि आप इसे पढ़ना चाहेंगे। मुझे यह भी नहीं पता कि ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्या है जिनका आपने जिक्र किया। टीचर जूलियस ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर जोर से हंस पड़े। ओ माय, मेरे पास कितना अच्छा स्टूडेंट है। तुमने आज मुझे वास्तव में खुश कर दिया सनी। एक एक्सप्लोरर की नोबल कॉलिंग के प्रति ऐसा प्योर डेडिकेशन। काश और लोग तुम्हारे जैसे सेल्फलेस होते। सेल्फलेस? क्या मतलब सेल्फलेस? मेरी बॉडी में एक भी सेल्फलेस हड्डी नहीं है। क्या मेरी बेवकूफी भरी रिपोर्ट से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, सरकार उन लोगों को काफी उदारता से इनाम देती है जो स्पेल, ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर क्रिएचर्स के बारे में हमारे नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं। तुम जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो वो जितनी रेयर और वाइटल होगी, तुम्हें उतने ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को फिर कई तरह की यूजफुल चीजों के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है या बस क्रेडिट्स में बदला जा सकता है। ये देखते हुए कि फॉरगॉटन शोर को पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है और तुम्हारी रिपोर्ट कितनी कॉम्प्रहेंसिव है, मैं कहूंगा कि तुम्हें काफी बड़ी रकम मिलेगी। तुम्हें सच में ये नहीं पता था? सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कितनी? हम कितनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं? जैसे अगर मैं एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहूं? नहीं, एक घर। अगर मैं शहर के साफ हवा वाले इलाके में एक घर रेंट पर लेना चाहूं तो ये इनाम कितने हफ्ते खरीद पाएगा? टीचर जूलियस ने उसे एक अजीब नजर से देखा। घर रेंट पर? कैसा अजीब एग्जाम्पल है सनी। तुमने जो डेटा कंट्रीब्यूट किया है वो इतना यूनिक है कि तुम्हें घर रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ एक खरीदना आसान नहीं होगा? ओह सनी तुरंत जवाब नहीं दे सका, हालांकि वो अपनी कुर्सी से गिरने की प्रोसेस में था। चैप्टर 372 गॉड्स एंड डेमॉन्स। कुछ समय बाद उसने बातचीत जारी रखने के लिए पर्याप्त संयम वापस पा लिया। सनी और टीचर जूलियस ने थोड़ी देर बाद की रिपोर्ट पब्लिश करने की एग्जैक्ट प्रोसेस पर चर्चा की। क्या बदलाव किए जाने होंगे और वे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कैसे साथ मिलकर काम करेंगे। ये सब बेशक तभी होने वाला था जब सनी ड्रीम रेल्म में सेटल हो जाए और खुद को एंकर करने के लिए एक सिटाडेल ढूंढ ले। फिलहाल उसके पास एकेडमिक पेपर पर काम करने का समय नहीं था। टीचर जूलियस ने ड्रीम रेल्म में ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में अपना कुछ नॉलेज और एक प्रॉपर सिटाडेल चुनने के तरीके पर अपने विचार भी शेयर किए। हालांकि उनकी सभी सलाह को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा सकता था, अच्छी प्लम्बिंग वाला सिटाडेल ढूंढना। सनी को यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन को देखते हुए यह वास्तव में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आखिरकार वो बातचीत को उन चीजों की ओर मोड़ने में कामयाब रहा
जिनके बारे में वो वास्तव में सीखना चाहता था। उस बारे में बोलते हुए मैं एक चीज पर वास्तव में क्लियर नहीं हूं। डार्क सिटी को एक्सप्लोर करते समय मुझे पूजा की कुछ जगह मिली। हालांकि जिन देवताओं की वे पूजा करते थे वे उन देवताओं से अलग लग रहे थे जिनके बारे में मैंने अपने फर्स्ट नाइटमेयर में सुना था। क्या ड्रीम रेल्म के नेटिव इंसानों के पास अलग अलग गॉड्स थे? टीचर जूलियस ने उसे देखा और मुस्कुराए। गॉड्स, ये वास्तव में एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हां और नहीं। अलग अलग रीजन्स में पूजे जाने वाले गॉड्स के नाम अलग अलग थे, लेकिन हम जो बता सकते हैं उन नामों ने सभी एक ही एंटिटीज को डिस्क्राइब किया। करंट आम सहमति यह है कि ड्रीम रेल्म के गॉड्स वास्तव में असली बींग्स थे, शायद डिवाइन रैंक के क्रिएचर्स। सनी ने सिर हिलाया। सच में? फिर वे अब कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने आह भरी। गॉड्स के बारे में यही अजीब बात है, वे मर चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे ड्रीम रेल में बाकी सब कुछ मर चुका है। ऐसा लगता है कि वे कई नाइटमेयर्स के टाइम पीरियड्स में जिंदा थे, लेकिन हमने जिन खंडहरों का सामना किया और एक्सप्लोर किया उनमें ज्यादातर उन्हें नष्ट होने के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। किस वजह से या किसने, हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि क्या वे नाइटमेयर स्पेल के आने से पहले या बाद में मौजूद थे। वो थोड़ा रुके, फिर जोड़ा, लेकिन हम गॉड्स के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। उदाहरण के लिए, वे कितने थे? सनी मुस्कुराया। मुझे गेस करने दो। 7। टीचर जूलियस हंसे। तुमने यही सोचा होगा, है ना? लेकिन नहीं, केवल 6 गॉड्स थे। उनके सबसे कॉमन नाम थे सन, वॉर, बीस्ट, स्टॉर्म, हार्ट और शैडो। हालांकि सच कहा जाए तो वे नाम उनके साथ न्याय नहीं करते। सनी ने एक भौं उठाई। सच में? वो कैसे? उसके मेंटर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, फिर संदेह से कहा, वेल, एक गॉड एक शब्द में डिस्क्राइब किए जाने के लिए बहुत विशाल बीइंग है। गॉडेस ऑफ वॉर को ही ले लो। ओह हां, उनका जेंडर बहुत चंचल लगता है। वॉर गॉड को युद्ध का देवता माना जाता है और एक मायने में वो या वो है, लेकिन वो गॉड ऑफ लाइफ भी है। ओह, क्या? ये कैसे सेंस बनाता है? बूढ़े आदमी मुस्कुराए। वॉर स्ट्रगल का सिनोनिम है और लाइफ सर्वाइवल के लिए एक लगातार स्ट्रगल के अलावा और क्या है? इसलिए गॉडेस ऑफ वॉर को गॉडेस ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है। वो प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट, इंटेलेक्ट की गॉडेस भी है और इन सब के जरिए मानवता की पैटर्न गॉडेस। टीचर जूलियस अपने पसंदीदा फील्ड में लीन हो गए और थोड़े बहक गए। या बीस्ट गॉड को ही ले लो। उन्हें अक्सर गॉडेस ऑफ द मून के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है, साथ ही शिकार, कार्नल डिजायर, ब्लड, ब्यूटी और बर्थ और डेथ के साइकिल के रूप में भी। सन गॉड लॉर्ड ऑफ लाइट भी है, जो आग, पैशन, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का मैनिफेस्टेशन है। स्टॉर्म गॉड गहराइयों, महासागरों, अंधेरे, सितारों, ट्रेवल, गाइडेंस और डिजास्टर का गॉड भी है। और इसी तरह सनी खासा। ओह, शैडो गॉड के बारे में क्या? सन की इंस्ट्रक्टर ने कंधे उचकाए। ओह, मैं उससे बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूं। जहां तक गॉड्स की बात है, शैडो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। वेल, जैसा कि एक शैडो को होना चाहिए, मुझे लगता है। उसे कभी कभी शांति, मौत, सांत्वना और रहस्यों का गॉड कहा जाता है। मुझे लगता है बस इतना ही। सनी कुछ पलों के लिए हिचकिचाया, फिर सावधानी से पूछा, आई सी, ये इमेजिन करना मुश्किल है कि केवल 6 एंटिटीज उस सब के लिए जिम्मेदार थी। क्या शायद कोई और डिवाइन बीइंग्स थे? टीचर जूलियस ने कुछ पलों के लिए सोचा, फिर कंधे उचकाए। निश्चित रूप से कई ऐसे बीइंग्स थे जो या तो पार्शियली डिवाइन थे या गॉड्स के समान ही पावरफुल थे। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि उदाहरण के लिए डीमंस को लो। सनी ने अपनी सांस रोक ली। डीमंस ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स थे। उन्हें गॉड्स के लगभग बराबर पावर रखने वाला बताया गया था, लेकिन एक अलग नेचर का।
ऐसा भी लगता था कि उन्होंने खुद को बनाया है, या कम से कम कहीं से प्रकट हुए हैं। उनके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है, सिवाय इस फैक्ट के कि वे 7 थे, एक से बढ़कर एक भयानक। उसने एक भौं उठाई। भयानक? वे भयानक क्यों थे? बूढ़े आदमी मुस्कुराए। उस क्रिएचर से ज्यादा भयानक क्या हो सकता है जो कहीं से आया हो और हेवंस के खिलाफ जंग छेड़ने की पावर रखता हो? ये मत भूलना कि इंसान सबसे ज्यादा डरते अननोन से हैं। शायद गॉड्स भी काफी हद तक वैसे ही थे। सनी काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार पूछा, टीचर जूलियस, क्या आपने कभी अननोन के बारे में सुना है? उसके मेंटर ने उसे एक अजीब नजर से देखा, फिर हंसे। ये कैसा सवाल है? क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए डेडिकेट नहीं की है? मुझे लगता है कि नींद की कमी तुम पर असर कर रही है, मेरे बच्चे। आओ, मैंने तुम्हारा काफी समय बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे जैसे एक नए अवेकन को इधर उधर भागना चाहिए, पेट्रोनेज खोजने या किसी स्वागत करने वाले क्लैन को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हें गॉड्स और डिविनिटी पर कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा, जिन्हें तुम तब पढ़ना जब तुम ड्रीम रेल में सेटल हो जाओ। सनी फीका सा मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि टीचर जूलियस वीवर गॉड्स के मरने के कारणों और अननोन के बारे में कुछ नहीं जानते। अजीब तरह से उसे राहत महसूस हुई। चैप्टर 373 रीयूनियन। स्लीपर कंपाउंड को छोड़ते हुए सनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे सर्दियों की ठंड भी उसे अब नींद आने से नहीं रोक सकती। ये सोचकर कि क्या समय हुआ है, उसने आदत से ऊपर देखा और सूरज पर नजर डाली। सूरज पूरी तरह गलत था। अचानक सनी पूरी तरह जाग गया। उसका हाथ अनजाने में मिडनाइट शार्ड को समन करने के लिए आगे बढ़ा। उसे अपनी गलती पहचानने में कुछ पल लगे। ओह, सूरज नॉर्मल है, बस ये फॉरगॉटन शोर जैसा नहीं है। उसे अब आसमान को देखकर समय मापने की भी जरूरत नहीं थी। उसके पास एक कम्युनिकेटर था जो उसे दिखा सकता था कि दिन का क्या समय हुआ है, एग्जैक्ट नैनोसेकंड तक। अपना सिर हिलाते हुए सनी वापस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स की ओर चल पड़ा। वो एक मेमोरियल के लिए लेट हो रहा था। एक तरह से ड्रीमर आर्मी के सर्वाइवर्स को आज उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होना था जो जिंदा बच गए, और उन लोगों को याद करने के लिए जो गिर गए थे। मेडिकल सेंटर में एंटर करते हुए वो कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर बढ़ा, लेकिन फिर दीवार पर लगे एक मॉनिटर के सामने एक पल के लिए रुक गया। वहां 100 नाम दिखाए गए थे, उन सभी की लिस्ट जो वापस आ गए थे, और सबसे ऊपर 3 बहुत खास नाम थे, रेस बाय वॉल्वस, नाइटिंगेल, सॉन्ग ऑफ द फॉलन, एफी, काई और कैसी। सनी कुछ समय तक उन 3 ट्रू नेम्स को घूरता रहा, फिर धीरे से अपनी नजरें नीचे की। ठीक नीचे उसका अपना नाम था। चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सनी ने दरवाजे खोले और हॉल में एंटर किया। फॉरगॉटन शोर के पूर्व स्लीपर्स सभी वहां थे, कम से कम वे जो अकादमी में जागे थे या मेमोरियल के लिए वहां आ सकते थे। उसने भीड़ में चारों ओर देखा, जाने पहचाने चेहरों को खोजते हुए। इन सभी लोगों को वापस असली दुनिया में देखना अजीब था, खासकर नेफिस के बिना। अब जब वे खतरे से बाहर थे और अपने लीडर को खो चुके थे, तो उन्हें साथ रखने के लिए बहुत कुछ नहीं था, और उन्हें अलग करने के लिए बहुत कुछ था। पहले वे नेसेसिटी और चेंजिंग स्टार की अटूट इच्छा शक्ति से जुड़े हुए थे। अब पुरानी शिकायतों को उन्हें अलग करने से रोकने के लिए कुछ नहीं बचा था। और फिर भी सर्वाइवर्स अजीब तरह से एकजुट लग रहे थे। शायद ये ड्रीम रेल में उनके भयानक एक्सपीरियंस का साझा ट्रॉमा था, या कुछ और जिसे सनी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उनके बीच कोई बंटवारा नहीं था। इसके विपरीत हॉल में इकट्ठा हुआ हर अवेकंड बाकी सभी के साथ एक इनविजिबल बॉन्ड शेयर करता हुआ लग रहा था। अजीब, कई लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। सनी अजीब तरह से मुस्कुराया और उनकी सद्भावना का जवाब देने की पूरी कोशिश की। ऐसी कुछ मुलाकातों के बाद उसने आखिरकार भीड़ के पीछे काई को नोटिस किया।
सनी लड़खड़ाया और कुछ सेकंड के लिए अपने दोस्त को घूरता रहा। आई विल बी डैम्ड। वो लड़का और भी ज्यादा गॉर्जियस कैसे हो सकता था? अवेकनिंग ने काई के पतले फिगर को और भी ज्यादा ग्रेसफुल, उसके परफेक्ट चेहरे को और भी ज्यादा हैंडसम और उसकी इलेक्ट्रिक हरी आंखों को और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला बना दिया था। उसके गहरे भूरे बाल अब करीने से कटे और स्टाइल किए हुए थे। उसके कपड़े सिंपल और शानदार फैशनेबल थे और उसने जो जेवर पहने थे वे किसी तरह उन फीचर्स में से हर एक को और उभार रहे थे। इतनी इतनी नाइसफी। एक नाराजगी भरी आह के साथ सनी ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और अपने दोस्त के पास पहुंचा। काई ने उसे दूर से ही नोटिस कर लिया और फिर उसकी ब्रिलियंट मुस्कान की वजह से कॉन्फ्रेंस हॉल अचानक बहुत ज्यादा रोशन लगने लगा। सनी, तुम आखिरकार यहां हो। सनी जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर एक सेकंड के लिए जम गया, उस चार्मिंग युवक के बगल में एक अजनबी को नोटिस करते हुए। एक बीमार, भयानक रूप से कमजोर युवती व्हीलचेयर में बैठी थी। उन्हें थके हुए एक्सप्रेशन के साथ घूर रही थी। उसकी बॉडी में स्पष्ट रूप से कुछ डिफेक्टिव था। वो अनहेल्दी रूप से पतली थी, पीली त्वचा नाजुक हड्डियों पर खिंची हुई थी और उसकी रीढ़ में एक अजीब मोड़ था। उसके पैर बेजान और कमजोर लग रहे थे। उसकी व्हीलचेयर के स्टेप पर अजीब तरह से रखे हुए थे। उसकी गर्दन स्पष्ट रूप से उसके सिर के वजन को संभालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। केवल जब युवती शरारत से मुस्कुराई तब जाकर उसने उसे पहचाना। क्या बात है, डुफस? मेरी खूबसूरती देखकर गूंगे हो गए? खिलखिलाते हुए एफी ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई, मानो उसे अच्छी तरह देखने का मौका दे रही हो। एफी, वो एफी है? सनी कुछ पलों तक उसे घूरता रहा, उस ताकतवर हंट्रेस की इमेज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे वो जानता था, लंबी, मजबूत, खूबसूरत और जोश से भरी हुई। इस कमजोर, मरियल युवती से वो केवल तब बोला जब फ्लॉ के दर्द ने उसके दिमाग को भेद दिया। सच में नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एफी मुस्कुराई और कंधे उचकाए। कुछ नहीं, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूं, असली दुनिया में। सनी की यादों में कुछ चला। उसे याद आया कि कैसे वे दोनों बर्बाद कैथेड्रल के सपोर्ट बीम पर बैठे थे, फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। हम में से कुछ के लिए असली दुनिया ड्रीम रेल्म से ज्यादा नर्क थी। एफी ने तब यही कहा था। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए वो मुस्कुराई। इसकी चिंता मत करो। कम से कम अब जब मैं अवेकन हूं, मैं अपने हाथ हिला सकती हूं। इसे देखो। उसने पहियों के हैंडल पकड़े, फिर अपनी कुर्सी को एक एंगल पर बैलेंस किया और इसे फिर से घुमाया। देखा, क्या ये सबसे कूल चीज नहीं है जो तुमने कभी देखी है? सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, हां, अब तक की सबसे कूल में से एक। एफी ने उसे एक मुस्कान दी, फिर काई की ओर देखा, नाइट, तुम्हारे सेलिब्रिटी ऑरा का मेरे बर्निंग करिश्मा के सामने कोई मुकाबला नहीं है। युवक ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और सनी को एक बड़ा हक दिया। सनी, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। सनी थोड़ा कसमसाया, लेकिन फिर गले मिलने के लिए सरेंडर कर दिया। एक रिजाइंड एक्सप्रेशन के साथ उसने जितनी देर हो सके बर्दाश्त किया और फिर भींचे हुए दांतों के बीच से कहा, मैं जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, बेवकूफ। मैं वो नहीं था जिसकी बेहोश, लंबी बॉडी को गेटवे तक घसीटना पड़ा था। काई ने उसे और भी कसकर भींचा, फिर आखिरकार अपनी पकड़ छोड़ दी। पीछे हटते हुए चार्मिंग युवक कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और आह भरी। फिर भी तुम्हारी किस्मत के साथ मैं हैरान हूं कि पूरा स्पायर तुम्हारे सिर पर नहीं गिरा। सनी जम गया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। हां, वह भयानक होता है ना? चैप्टर 374, फेथ। जल्द ही कई इंस्ट्रक्टर्स दिखाई दिए, एक गंभीर और गूंजते हुए माहौल में। उनमें से हर एक ने एक छोटा भाषण दिया,
ड्रीमर आर्मी के सर्वाइवर्स को अनगिनत मुश्किलों को पार करने और असली दुनिया में जिंदा लौटने पर बधाई दी। उन्होंने उन लोगों के बारे में भी बात की जो गिर गए थे और सांत्वना के शब्द पेश किए, ये कहते हुए कि उनके बलिदान को मानव जाति द्वारा नहीं भुलाया जाएगा। आखिरकार मानव जाति केवल उनके जैसे युवक और युवतियों की वजह से ही अस्तित्व में थी। सनी के लिए वे शब्द खोखले और खाली लग रहे थे, लेकिन उन्होंने भीड़ में कई लोगों को प्रभावित किया। उसने कुछ लोगों को रोते हुए देखा, बाकी बहादुर चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी ने फॉरगॉटन शोर पर उथल पुथल भरे आखिरी दिनों के दौरान एक दोस्त, एक साथी या किसी प्रियजन को खो दिया था। आखिरकार इंस्ट्रक्टर रॉक ने स्टेज संभाला और एक अवेकन होने के मतलब, मानवता की रक्षा करने के उनके कर्तव्य और अगले कुछ दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए, इस बारे में विस्तार से बात की। हालांकि किसी बिंदु पर उन्हें बीच में रोक दिया गया। लेडी नेफिस, हमें बताइए कि उनके साथ क्या हुआ। भीड़ से आवाजों का एक शोर उठा। हर कोई उस विनती में शामिल हो गया। इंस्ट्रक्टर रॉक ने आह भरी, शांत हो जाओ अवेकंड, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो हम जानते हैं। ड्रीमर आर्मी के सर्वाइवर्स चुप हो गए, उन्हें चुभती हुई तीव्रता के साथ घूरते हुए। ताकतवर आदमी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, जैसा कि आप सभी अब तक जानते हैं, फॉरगॉटन शोर का गेटवे नष्ट हो गया था। चेंजिंग स्टार, जिसने अपने लोगों को भागने देने के लिए फॉलन टेरर का ध्यान भटकाने का जिम्मा उठाया था, समय पर पार नहीं कर सकी। हवा में एक भारी, दर्द भरा तनाव लटक गया। हॉल में इकट्ठे हुए युवक और युवतियां चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे उनके दिलों में उफन रहे दर्दनाक इमोशंस के तूफान को धोखा दे रहे थे। इंस्ट्रक्टर रॉक ने जारी रखा, हालांकि वो अभी भी वहां जिंदा है, ड्रीम रेल में। उसके वाइटल साइंस और ब्रेन एक्टिविटी की रीडिंग्स सभी स्टेबल है। ऐसा लगता है कि लेडी नेफिस कम से कम टेरर से बचने में कामयाब रही। उन्हें बाकी कहने की जरूरत नहीं थी। हर कोई समझ गया कि इसका क्या मतलब है। वो ड्रीम रेल में फंसी हुई थी, वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। सनी ने अपने आसपास नए अवेकन को देखा, ये सोचते हुए कि उनका रिएक्शन क्या होगा। गिल्ट, दुख, गुस्सा। हालांकि उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। कुछ पलों बाद भीड़ से एक आवाज गूंजी जो अडिग विश्वास से भरी थी, वो लौट आएगी। अगर कोई ये कर सकता है तो वो लेडी नेफिस है। फिर आवाजों की एक लहर उस पहली आवाज में शामिल हो गई। सभी अपनी सहमति व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल सही, वो इमॉर्टल फ्लेम की चेंजिंग स्टार है, वो नहीं मरेगी। कौन कहता है कि वो टेरर से बच गई? मैं शर्त लगाता हूं कि लेडी नेफिस अभी उसका मांस भून रही है, एक नक्शा देख रही है और सोच रही है कि दूसरा गेटवे कहां मिलेगा। बिल्कुल, इमॉर्टल फ्लेम को बुझाया नहीं जा सकता। वहां कोई गिल्ट, दुख या गुस्सा नहीं था, केवल उम्मीद, केवल भरोसा। असहज होकर सनी एफी और काई की ओर मुड़ा। दोनों थोड़े दुखी लग रहे थे, लेकिन अजीब तरह से शांत थे। क्या? ओह, तुम लोग क्या सोचते हो? एफी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर कंधे उचकाए। मैं एक तरह से सहमत हूं। अगर कोई वहां से जिंदा बाहर निकल सकता है तो वो प्रिंसेस है। ये नामुमकिन लगता है, लेकिन मेरा मतलब है वो है। तुम जानते हो वो कैसी है। काई थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। मैं भी यही मानता हूं, या कम से कम मानने की कोशिश करता हूं। वे शब्द कहते हुए उसने चिंता के साथ चारों ओर देखा और कहा, लेकिन कैसी तबाह हो गई होगी। क्या तुमने उसे देखा है? सनी ने उसे गंभीरता से देखा, फिर मुड़ गया। मैंने पहले देखा था। वो है, अजीब तरह से आज अंधी लड़की कहीं नहीं मिल रही थी। उसकी राहत के लिए काई ने आह भरी, फिर अपना चेहरा मला। मैं वास्तव में सोना चाहता हूं। इतनी देर तक जागना मुश्किल है। तुम लोगों के बारे में क्या? सनी ने कंधे उचकाए।
मैं अभी के लिए ठीक हूं। मेरे पास मुझे कुछ और दिनों तक जगाए रखने के लिए मिलिट्री ग्रेड स्टिमुलेंट्स का एक पैक भी है। एफी ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। हालांकि सच कहूं तो मैं भूख से मर रही हूं। यहां कहीं खाना होना चाहिए, है ना? कुछ समय बाद वे हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के कैफेटेरिया में थे। सनी और काई अपना डिनर पहले ही कर चुके थे और डार्क फैसिनेशन के साथ देख रहे थे जैसे एफी अपनी चौथी सर्विंग खत्म कर रही थी। उसके सामने खाली प्लेटों का एक छोटा पहाड़ था। आखिरकार हंट्रेस ने खाना खत्म कर दिया और संतुष्टि से भरकर अपनी व्हीलचेयर में पीछे झुक गई। ये है जिंदगी। सनी, जाओ मेरे लिए पीने को कुछ ले आओ। उसने उसे डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा, मैं पहले ही तुम्हारे लिए पिछली 3 ट्रे लाया था। तुम काई से क्यों नहीं पूछती? एफी मुस्कुराई। क्या तुम सबसे छोटे नहीं हो? अपने से बड़ों की इज्जत करो। बच्चे, साथ ही काई और मैं अब बिग शॉट्स हैं, तुम्हारी लीग से बहुत बाहर। मैं एक बहादुर ट्रू नेम अवेकन से मुझे खाना परोसने के लिए क्यों कहूंगी, जब तुम्हारे जैसा एक बिना नाम वाला ग्रेमलिन इधर उधर भटक रहा है? सनी ने अपने दांत भींचे, फिर आज्ञाकारी रूप से खड़ा हो गया और युवती के लिए कुछ ड्रिंक्स लाने गया। जब वो लौटा तो काई ने उसे माफी मांगते हुए देखा। उसके लिए सॉरी सनी। मैं वास्तव में हैरान हूं कि तुम्हें भी ट्रू नेम नहीं मिला। मेरी राय में तुमसे ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं है। सच में? सनी ने असहज होकर अपनी जगह बदली और कहा, हां, वेल, तुम गलत नहीं हो। मैं एक ट्रू नेम डिजर्व करता हूं, है ना? क्या मजाक है? एफी खिलखिलाकर हंसी। हे नाइट, तुम्हें क्या लगता है सनी का ट्रू नेम क्या होगा? काई ने कुछ बार पलकें झपकाई, थोड़ा सोचा, फिर मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं है। कुछ ऐसा जैसे फेमस लास्ट वर्ड्स। वो हल्का सा हंसा और फिर जोड़ा, या नो रियली, दैट अबंड। तुम्हारे बारे में क्या, एफी? तुम क्या सोचती हो? एफी ने सनी को देखा, फिर शरारत के साथ मुस्कुराई। लुक्स गुड इन अ ड्रेस। उसने उसे अपनी आंखों में खून के साथ देखा। हे, जब कमजोर युवती हंस रही थी, सनी काई की ओर मुड़ा और त्योरी चढ़ाई। ट्रू नेम्स की बात करते हुए, एफी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन नाइटिंगेल, तुम्हें सच में तुम्हारे बैंड जैसा नाम दिया गया? ये क्या मामला है? फिर उसने चार्मिंग आर्चर को शक से देखा और गंभीर लहजे में कहा, काई, मुझे ईमानदारी से बताओ, स्पेल भी तुम्हारी फैंग गर्ल्स में से एक है ना? उसका दोस्त अपने ड्रिंक पर खांसा, फिर अजीब तरह से अपना चेहरा पोंछा और सनी को एक निंदात्मक नजर से देखा। आखिरकार उसने नीचे देखा और आह भरी। ओह, अगर ये है तो अच्छे तरीके से नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये एक ससिंग है। चैप्टर 375, डिसिशंस। सनी मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, फिर उत्सुकता के साथ अपने दोस्तों को देखा। एक सवाल था जो वो वास्तव में पूछना चाहता था, लेकिन अब तक कोशिश नहीं की थी। वैसे तुम्हारी दूसरी एबिलिटी क्या है? उसके शब्द कुछ पलों के लिए हवा में लटके रहे। अचानक काई शर्मिंदगी के साथ खांसा और दूसरी ओर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने एक अजीब टोन में कहा, जब मैं चाहूं तो बहुत दूर तक देख सकता हूं। तभी जब कोई रोशनी न हो। मुझे इल्यूजन्स और सभी प्रकार के छलकपट के आर पार देखने में भी सक्षम माना जाता है, इसका जो भी मतलब हो। और मैं ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी देख सकता हूं। सनी और एफी ने उसे देखा और लगभग एक साथ पूछा, जैसे दीवारों के आर पार? जैसे कपड़ों के आर पार? काई अपने गिलास के पीछे छिप गया, थोड़ा रुका और फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, हां, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जबकि सनी ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि काई दीवारों के आर पार देखने से इनकार क्यों करेगा। एफी जोर से हंसी। आई सी, क्या ग्रेट एबिलिटी है। उसने अपना सिर हिलाया, फिर सनी की ओर मुड़ी और पूछा, हे डुफस, मैं शर्त लगाती हूं
कि तुम अक्सर मुझे किसी नुकीली चीज से भौंकना चाहते थे। कोशिश करना चाहते हो? उसने कंफ्यूजन में माथे पर शिकन डाली, फिर एक भौं उठाई। नहीं, मैं तुम्हें क्यों भौंकूंगा? एफी ने उसे चेहरे पर साफ लिखी उम्मीद के साथ देखा। फिर जब वो नहीं हिला तो निराशा में आह भरी। शर्म की बात है, मैं तुम्हें अपनी दूसरी एबिलिटी डेमोस्ट्रेट करना चाहती थी। बेसिकली ये मेरी पूरी बॉडी को इनवल्नरेबल बनाती है। वेल, कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स, स्टील की स्किन, उस तरह का सौदा, एक बहुत प्यारा कॉम्प्रहेंसिव डिफेंस बूस्ट, अगर मैं खुद कहूं तो। सनी ने पलकें झपकाई और कमजोर युवती को थोड़े विस्मय के साथ देखा। वास्तव में वो एक बहुत पावरफुल एबिलिटी थी। एफी की पिछली एबिलिटी के साथ मिलकर इसने उसे बैटलफील्ड पर एक बेहद खतरनाक मौजूदगी में बदल दिया, जैसे कि वो पहले से ही एक असली खतरा नहीं थी। एफी ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा, वेल, तुम्हारे बारे में क्या? वो थोड़ा अपनी जगह से हिला। एक बहुत साफ सुथरे प्रकार का कंडीशनल शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन। काई दीवारों के आर पार देख सकता है, मैं दीवारों के आर पार जा सकता हूं, जबकि तुम बस उन्हें तोड़कर निकल सकती हो, मुझे लगता है, अपने यूजुअल बर्बर तरीके से। एफी मुस्कुराई। तोड़कर? हाँ, शब्दों का दिलचस्प चुनाव। मुझे आश्चर्य है कि क्या। सनी ने जल्दी से विषय बदल दिया। तो ओह, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, दोस्तों? तुम कौन से सिटाडेल जा रहे हो? उसके अचानक सवाल ने बातचीत का मूड बदल दिया। थोड़ी देर के लिए उनके बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया। तीनों के चेहरों पर विचारशील, उदास एक्सप्रेशन थे। ये सिचुएशन अनिवार्य थी, वास्तव में, लेकिन उन्होंने जितनी देर हो सके चर्चा से बचने की कोशिश की। ज्यादातर इसलिए क्योंकि ये थोड़ा अजीब और थोड़ा दुखद दोनों था। फॉरगॉटन शोर पर उन तीनों ने एक बॉन्ड बनाया था, और अब उनके विकल्पों के आधार पर वो बॉन्ड सबसे अधिक संभावना है कि या तो कमजोर हो जाएगा या टूट जाएगा। भविष्य हर एक को अपने रास्ते पर ले जाने वाला था। शायद विपरीत दिशाओं में, अच्छे या बुरे के लिए, वे अपने अलग अलग रास्तों पर जाने वाले थे। शायद किस्मत उन्हें एक दिन फिर साथ लाएगी, या शायद नहीं। थोड़ी देर बाद एफी ने आह भरी। मुझे नहीं पता, सच में। मुझे क्लैन वैलर और क्लैन सॉन्ग दोनों से इनविटेशन मिले हैं, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मुझे अथॉरिटी पसंद नहीं है। प्लस जब मुझे वास्तव में जरूरत थी तब उनमें से किसी ने भी मेरी मदद करने के लिए एक उंगली नहीं हिलाई। केवल अब जब मैं एक हॉट कमोडिटी हूं तो वे सब अचानक दयालु और मिलनसार है। मुझे गलत लगता है, सच कहूं तो। उसने अपनी व्हील चेयर को देखा, फिर उसमें थककर ढह गई। खैर, मैं उनका ऑफर स्वीकार कर सकती हूं या नहीं भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि सेकंड नाइटमेयर के लिए तैयार होने का सबसे तेज तरीका क्या होगा। शायद मेरे पास जल्द ही मास्टर बनने का बेहतर चांस होगा, अगर मैं इंडिपेंडेंट रहूं और रिसोर्स एज और अटेंशन के लिए असली वारिसों के खिलाफ कंपीट न करना पड़े। सेकंड नाइटमेयर के बाद किसी की स्पिरिचुअल बॉडी उसकी फिजिकल बॉडी बन जाती थी। मास्टर की रैंक तक पहुंचना एफी को उसकी भयानक डिसेबिलिटी से मुक्त कर देगा, इसलिए सनी उसकी प्रेरणा को पूरी तरह से समझता था। अब उसे पता था कि उसने क्यों कहा था कि उसके लिए सेकंड नाइटमेयर को जीतने की कोशिश करना ही एकमात्र रास्ता था। मजेदार बात यह है कि अपनी इच्छा के बिना सनी भी ऐसी ही सिचुएशन में फंस गया था। काई कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर उसने भी आह भरी। जहां तक मेरी बात है, मेरी एजेंसी ने मुझे बैस्टियन में एक बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर कर दी है, तो मैं जल्द ही वहां जा रहा हूं। मुझे बहुत बहुत लंबे समय तक किसी और नाइटमेयर क्रिएचर से नहीं लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद कभी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी बाकी जिंदगी के लिए सुरक्षित और आरामदायक रहने के बारे में बात कर रहा था। वो बहुत खुश नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में अनिच्छा का एक नोट था, यहां तक कि शर्म भी। सनी ने त्योरी चढ़ाई। तुम उस टोन को तुरंत छोड़ दो, काई। एक इंसान की तरह जीने में कुछ भी गलत नहीं है। हर रोज खाए जाने की चिंता न करना। इसके बारे में बुरा महसूस करने के बारे में सोचना भी मत, समझे? चार्मिंग युवक ने उदासी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं समझ गया। कृपया मेरी कृतज्ञता को माफ कर दो। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, सनी? सनी ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, फिर कंधे उचकाए। वेल,
मैं अब अमीर हूं। तुम विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन जैसा कि पता चला है, ड्रीम रेल में जो चीजें तुम देखते हो उनके बारे में कुछ शब्द लिखने से वास्तव में पैसे कमाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं रिसर्च असिस्टेंट के रूप में अकादमी से सैलरी पाने का जुगाड़ कर सकता हूं, इसका जो भी मतलब हो। तो वास्तव में मैंने अभी तक किसी खास सिटाडेल पर फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं लगभग उनमें से किसी को भी चुन सकता हूं, क्योंकि सरकार बहुत फ्रेंडली हो रही है। एफी और काई दोनों ने उसे अविश्वास भरे एक्सप्रेशन के साथ देखा, स्पष्ट रूप से सनी को एक एकेडमिक या यहां तक कि एक इंस्ट्रक्टर के रूप में इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। इमेजिन नहीं कर सकते। हां, गलत लगता है सिटाडेल के बारे में। हालांकि तो तुम कौन सा चुनने वाले हो? उसने थोड़ा सोचा, फिर कंधे उचकाए। अभी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूं, कुछ ऐसा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या सोचते हैं। एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी ने मुझे अपना चुनाव उसी पर आधारित करने के लिए कहा था। सनी एक पल के लिए रुका, फिर गंभीरता से कहा, प्लम्बिंग। खुशहाल जीवन का राज है बेहतरीन प्लम्बिंग वाला सिटाडेल ढूंढना। जल्द ही अलविदा कहने का समय आ गया। उनकी विदाई गर्मजोशी भरी और खट्टी मीठी दोनों थी। काई और एफी को विदा करने के बाद सनी थोड़ी देर बाहर रुका और फिर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड लेवल्स में से एक पर अपने कमरे में लौट आया। शाम हो चुकी थी और उसकी आंखों में नींद भरी थी। एक चिढ़े हुए गुर्राहट के साथ सनी ने पैक से स्टिमुलेंट पैच में से एक निकाला और उसे अपनी त्वचा पर चिपका दिया। तुरंत एक ठंडी आग उसकी नसों में दौड़ गई। उसका दिल तेज हो गया और उसका दिमाग साफ हो गया। सनी ने रिफ्रेश्ड, एनर्जी से भरा हुआ और पहाड़ों को चबाने के लिए तैयार महसूस किया। बेशक इस तरह के बूस्ट के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके बाद अनिवार्य रूप से उसी परिमाण का एक कमजोर कर देने वाला क्रैश होगा, जब तक कि वो एक और स्टिमुलेंट का उपयोग न करे, और फिर एक और एक और। केवल हर नए के साथ प्रभाव की अवधि कम हो जाएगी और उसके शरीर पर तनाव बढ़ जाएगा। अगर वो एक साधारण इंसान होता तो उसका दिल शायद इनमें से किसी एक साधारण पैच से ही फट जाता। सरकार अपनी मिलिट्री टेक के साथ मजाक नहीं करती थी, लेकिन वो अभी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे कुछ और चीजें करनी थी, जैसे अपनी नई मेमोरी को चेक करना। चैप्टर 376 आर्सेनल। रून्स को समन करते हुए उसने एक खास क्लस्टर पर नजर डाली। मेमोरीज, सिल्वर बेल, पपेटियर श्राउड, मिडनाइट शार्ड, ऑर्डिनरी रॉक, प्राउलिंग थॉर्न, एंडलेस स्प्रिंग, ब्लड ब्लॉसम, डार्क विंग, मूनलाइट शार्ड, एम, अन ओल्ड, वीवर्स मास्क, ब्रोकन ओथ, आखिरी वाली ब्रोकन ओथ फॉरगॉटन शोर के साथ एंशंट हीरोज में से एक लॉर्ड के ट्विस्टेड रूप से मिली थी। भले ही वो कोरल गो सिर्फ एक अवेकन मॉन्स्टर निकला था, लेकिन सनी को इस मेमोरी से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर कंसंट्रेट करता, सनी ने अपने बाकी शस्त्रागार को घूरा। 1, 2, 3, 12। लगातार जंग और खून खराबे के 1 साल बाद उसके पास केवल 12 मेमोरीज थी। बेशक उसके पास और भी बहुत कुछ होता अगर सेंट को खिलाने की जरूरत न होती। उस खामोश क्रिएचर को 200 शैडो फ्रेगमेंट्स तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में रिसोर्सेज की जरूरत थी, जो सनी के गोल्स में से एक था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे सचमुच खजाना मिल गया होता। सनी पहले ही खुद को अमीर मानता था, उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बदौलत जो टीचर जूलियस उसके लिए अरेंज करने वाले थे। लेकिन अगर उसके पास बेचने के लिए 1 या 2 दर्जन एक्स्ट्रा मेमोरीज होती, तो वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बेशुमार अमीर होता। इतना कि अगर वो चाहे तो कई घर खरीद सके। शायद वो अभी भी कुछ बेच सकता था। अपने भरोसेमंद हथियारों और टूल्स को देखते हुए सनी हिचकिचाया। अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लिंक करने के लिए शैडो स्टेप का यूज कर सकता था, तो उसे अपनी मोबिलिटी बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं थी। तो प्राउलिंग थॉर्न और डार्क विंग नीलाम किए जाने के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट थे, शायद। हालांकि उनके अपने उपयोग थे। बाकी को बेचने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे बेहतर अल्टरनेटिव न मिल जाए। यहां तक कि सिल्वर बेल भी, जो वास्तव में उतनी यूजफुल नहीं थी, लेकिन उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू थी। आखिरकार वो छोटी घंटी पहली मेमोरी थी जो उसे कभी मिली थी, और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल में कुछ छू लिया था। लानत है, मैंने अभी स्टिमुलेंट यूज किया है। मेरा दिमाग इतना बिखरा हुआ क्यों है? माथे पर शिकन के साथ सनी ने आखिरकार अपनी नई मेमोरी पर कंसंट्रेट किया।
मेमोरी ब्रोकन ओथ, मेमोरी रैंक अवेकंड, मेमोरी टियर 1, मेमोरी टाइप चार्म। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। जैकपॉट, एक और चार्म। क्या किस्मत है। एक्साइटेड होकर सनी ने आगे पढ़ा। मेमोरी डिस्क्रिप्शन, उन्होंने श्राप को नष्ट करने या उससे भस्म हो जाने की एक भयानक कसम खाई थी। जिन्होंने कसम तोड़ी उन्हें श्राप ने भस्म कर दिया, और जो श्राप से भस्म हो गए उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। अंत में कोई भी अपने वादे से नहीं बच सका। हाँ, डरावना। मुझे लगता है कि इसी तरह कैरापेस लीजन का जन्म हुआ था। उसने रून्स की अगली लाइन देखी। मेमोरी एन्चैंटमेंट्स, ओथ ब्रेकर। एन्चैंटमेंट डिस्क्रिप्शन, ब्रोकन ओथ उन सभी की आत्माओं को नष्ट कर देता है जो इसके पास आते हैं। सनी ने कुछ पलों के लिए अपनी सांस रोक ली। एक सोल अटैक। नाइटमेयर क्रिएचर्स और अवेकंड दोनों के पास अपने दुश्मनों को नष्ट करने के कई तरीके थे। काइनेटिक डैमेज, जिसे सरलता के लिए फिजिकल कहा जाता था, सबसे आम था, लेकिन और भी कई थे। उनमें से सोल डैमेज सबसे रेयर था और जिसके खिलाफ डिफेंस करना सबसे मुश्किल था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि सोल रीपर जेट, जिसका आस्पेक्ट उसे सीधे आत्मा पर वार करने की अनुमति देता था, इतनी डरावनी थी। और अब सनी के पास अपने शस्त्रागार में खुद का एक सोल अटैक था। हालांकि एक प्रॉब्लम थी। रुको, पास आने वाले सभी की आत्माओं को नष्ट कर देता है, क्या यह मुझ पर भी असर करेगा? फिर उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन आ गई। सनी थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर आह भरी और मेमोरी को समन किया। जल्द ही पॉलिश किए गए क्रिम्सन कोरल से बना एक चमकता हुआ रत्न उसके हाथ में आ गया। एक सेकंड बाद वो अचानक सिहर उठा और कराहने लगा। जैसे ही ब्रोकन ओथ दिखाई दिया, एक बीमार करने वाला एहसास उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसमें से जीवन ही चूस रहा हो। न केवल ये, बल्कि वो कमजोर भी महसूस कर रहा था। नीचे देखते हुए सनी ने अपनी शैडोज को लहराते और रिएक्ट करते देखा। चिड़चिड़ी वाली उसे गुस्से से देख रही थी और हवा में अपने हाथ हिला रही थी, जबकि फ्रेंडली वाली खुद को दयनीय रूप से गले लगा रही थी और इधर उधर घूम रही थी। लानत है, उसने उस कमजोर करने वाली फीलिंग को पहचान लिया जो रत्न पैदा कर रहा था। ये वही ऑरा था जिसने उसे तब कमजोर कर दिया था जब उसने कोरल गो से लड़ाई की थी। ये आर्टिफिशियल सन के विनाशकारी सोल अटैक का इन्फिनिटली कमजोर वर्जन भी था। अपने दांत पीसते हुए सनी ने ब्रोकन ओथ को वापस भेज दिया। केवल जब वो पूरी तरह से गायब हो गया तभी वो फिर से खुलकर सांस ले सका। क्रैप, ये एक सीरियस साइड इफेक्ट था। वो अपने नए चार्म का यूज कैसे करने वाला था अगर ये न केवल उसके दुश्मनों को बल्कि सनी को भी धीरे धीरे मार रहा होगा? इसे जमीन पर गिराओ, दूर ब्लिंक करने के लिए शैडो स्टेप का यूज करो और अच्छे की उम्मीद करो। सनी थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रुको, ये काम करना चाहिए, है ना? आत्मा को नष्ट करने वाले रत्न का डिस्क्रिप्शन देने वाले रून से मुड़कर उसने अपने लॉयल शैडो डीमन के डिस्क्रिप्शन पर कंसंट्रेट किया। शैडो, मार्बल सेंट। शैडो रैंक, अवेकंड। शैडो क्लास, डीमन। शैडो एट्रीब्यूट्स, बैटल मास्टर, स्टालवार्ट, स्पार्क ऑफ डिविनिटी। शैडो एबिलिटीज, वेपन सेज, अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट। शैडो फ्रेगमेंट्स, 80/200। अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट एबिलिटी पर कंसंट्रेट करते हुए सनी ने पढ़ा। शैडो सेंट का कवच अपने एन्चैंटमेंट्स को इनहेरिट करने के लिए एक चार्म मेमोरी को एकोमोडेट कर सकता है। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। अच्छा है, यह पहला हिस्सा है। थोड़ा ऊपर देखते हुए उसे रून्स की एक और स्ट्रिंग मिली। एट्रीब्यूट, स्टालवार्ट। एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, स्टोन सेंट सभी प्रकार के डैमेज के लिए हाईली रेसिस्टेंट है, साथ ही माइंड और सोल अटैक्स के लिए पूरी तरह से इम्यून है। माइंड और सोल अटैक्स के लिए पूरी तरह से इम्यून। हाँ, सनी ने एक संतुष्ट आह भरी। ब्रोकन ओथ अपने आप में बहुत बेकार था, लेकिन जब सेंट की स्पेशल एबिलिटी और एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ा जाता है तो ये उसकी शैडो को और भी ज्यादा जानलेवा बना देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट एक बहुत ही खास तरह का डीमन थी, एक जिसकी इच्छा शक्ति में घुसपैठ नहीं की जा सकती थी या जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। उसका दिमाग और उसकी आत्मा दोनों, खैर वो परछाई जो आत्मा के बजाय उसके शरीर में रहती थी, पूरी तरह से अदम्य थे। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि जब वो लिविंग स्टैच्यू अपने कवच में क्रिम्सन रत्न सेट करे तो वो उसके आसपास कहीं न हो। मुश्किल लेकिन करने योग्य। और कवच की बात करें तो उसने अभी तक अपनी मेमोरीज को एक्सप्लोर करना खत्म नहीं किया था। वास्तव में उसने सबसे अच्छा आखिर के लिए बचा रखा था। चमकते हुए रून्स को देखते हुए सनी ने एक खास स्ट्रिंग पर कंसंट्रेट किया, एक जो टूटा हुआ और अधूरा लग रहा था। मेमोरी, एम, अन, ओल्ड। अब जब वो अवेकन था तो वो आखिरकार उस टूटे हुए ओनिक्स कवच को रिस्टोर कर सकता था
जिसे उसने स्टीव से मुट्ठी भर सोल शार्ड्स के लिए खरीदा था। छठे टियर का असेंडेड सूट ऑफ आर्मर, सबसे पावरफुल मेमोरी जो उसके पास थी, याद देखी भी थी। एम अन ओल्ड को समन करते हुए सनी ने अपनी मांसपेशियों पर जोर दिया और कुछ कोशिश के साथ इसे अपने सामने फर्श पर रखने में कामयाब रहा। अभी जब वो एक अवेकन था, स्टोन मेमोरी का वजन कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो अपनी दोनों शैडोज का यूज किए बिना या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एसेंस बर्बाद किए बिना आसानी से सहन कर सके। थोड़ी भारी सांस लेते हुए सनी ने डैमेज मेमोरी की स्टडी की। एंशिएंट प्लेट आर्मर का सूट जेट ब्लैक रंग का था। इसका डिजाइन जटिल और गंभीर था, जो डार्क रिजॉल्व और स्टालवार्ट एडमेंटाइन ग्रेस की फीलिंग रेडिएट कर रहा था। इसकी चमकदार सतह उस पर गिरने वाली किसी भी रोशनी को सोखती और निगलती हुई लग रही थी। कवच के सभी हिस्से एक दूसरे में पूरी तरह से फिट थे, जो अभेद्य स्टील का लगभग निर्बाध बैरियर बना रहे थे। खैर, स्टील नहीं, अभी तक पत्थर। एंशिएंट कवच स्टोन सैन द्वारा पहने गए कवच के बेहद समान दिखता था, और अब जब शैडो एक डीमन थी, वे और भी ज्यादा समान थे। सनी के सामने ओनिक्स कवच अभी भी अधिक प्रभावशाली था, हालांकि ज्यादा शाही, जैसे कि किसी हायर स्टेटस वाले बीइंग के लिए बनाया गया हो। और ठीक सैन द्वारा पहने गए कवच की तरह यह केवल तभी असली पत्थर से चमत्कारी पत्थर जैसे एलॉय में बदलेगा जब अपनी पैसिव स्टेट से उठेगा। यह अभी नहीं किया जा सकता था, हालांकि क्योंकि इसका स्पेलवीव डैमेज था, इसे रिपेयर करने के लिए टूटी हुई मेमोरी की सेल्फ रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज को एसेंस के इन्फ्यूजन द्वारा एक्टिवेट किया जाना था, जो फॉरगॉटन शोर पर कोई नहीं कर सकता था। अब हालांकि चीजें अलग थी। अब सनी एक अवेकन था। न केवल वो अपने शरीर के अंदर शैडो एसेंस के फ्लो को कंट्रोल कर सकता था, बल्कि उसके पास इसे गाइड करने में मदद करने के लिए सोल सर्पेंट भी था। ओनिक्स ब्रेस्टप्लेट की ठंडी सतह पर अपने हाथ रखते हुए सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एसेंस को ओनिक्स कवच में भेज दिया। चैप्टर 377, मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड। शैडो एसेंस सोल सर्पेंट की कुंडलियों के जरिए उसके बाएं हाथ में बहा, फिर ठंडे काले ओनिक्स में उमड़ पड़ा। सनी को अपने शरीर से स्टोन कवच में इसे ट्रांसफर करने के लिए किसी रेजिस्टेंस को पार नहीं करना पड़ा। आखिरकार कवच उसकी मेमोरी थी और जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा माना जा सकता था। एनर्जी की लहर एंशिएंट हथियार के जरिए दौड़ी, फिर उसके दाहिने हाथ के जरिए उसके शरीर में लौट आई। जल्द ही एक स्टेबल साइकिल स्थापित हो गया, जिसमें शैडो एसेंस का एक लगातार करंट सनी और ओनिक्स कवच दोनों के जरिए घूम रहा था। ये एक अजीब फीलिंग थी, जैसे कि उसके माध्यम से एक ईथरियन नदी बह रही हो, एक सर्कल में एंडलेसली घूम रही हो। सोल सर्पेंट के शैडो गाइड एट्रीब्यूट की बदौलत इसका करंट विशेष रूप से तेज और पावरफुल था। जल्द ही ओनिक्स कवच शैडो एसेंस से सैचुरेट हो गया। जैसे ही सनी ने देखा, यह धीरे धीरे बदलने लगा। यह सेंट और उसके हथियारों दोनों का फंडामेंटल ट्रेट था, जिसके साथ मेमोरी एक कॉमन ओरिजिन शेयर करती थी। दोनों एक अजीब जीवित पत्थर से बने थे। जब सोल एनर्जी से भर दिया जाता था, तो खामोश डीमन का शरीर पत्थर से विचित्र पत्थर जैसे मांस में बदल जाता था, जबकि उसके हथियार पत्थर जैसे स्टील में बदल जाते थे। सनी ये जानता था, क्योंकि उसने ओरिजिनल स्टोन सेंट और उसके साथी स्टोन वॉरियर दोनों के अवशेष देखे थे, जब वे मॉन्स्ट्रस आयरन स्पाइडर्स द्वारा हरा दिए गए थे। नष्ट होने के बाद जीवित मूर्तियां वापस बेजान पत्थर में बदल गई थी। मेमोरी उसकी आंखों के ठीक सामने ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जल्द ही इसकी चमकदार काली सतह छूने में अलग महसूस हुई, ठंडी, हल्की, ज्यादा लचीली, पत्थर से ज्यादा धातु के करीब। जीवित हथियार ने अपना असली रूप ले लिया था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सनी ने डार्क मेटल के माध्यम से देखा और उसके नीचे छिपे ईथरियल वीव को निहारा। डायमंड स्ट्रिंग्स का पैटर्न उससे कहीं ज्यादा जटिल और विशाल था जो उसने कभी देखा था, वीवर्स मास को छोड़कर। लेकिन फिर उस चमत्कारी मेमोरी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती थी। ओनिक्स कवच के अंदर लाइट के अनगिनत धागों के लिए एंकर के रूप में काम करने वाले 6 चमकीले अंगारे थे। हालांकि वीव डैमेज्ड और कैओटिक था। हजारों स्ट्रिंग्स फटी हुई थी और पैटर्न के बाकी हिस्सों से डिस्कनेक्टेड थी, जो इसके फ्लो और लॉजिक को तोड़ रही थी। इस वजह से
कवच पहले खुद को रिपेयर नहीं कर सकता था। इसे एसेंस से भरने और सभी मेमोरीज के पास मौजूद सेल्फ रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज के प्रभाव में आने के लिए मृत पत्थर से एन्चेंटेड मेटल में बदलने की जरूरत थी। और अब ये हो रहा था। अपने चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन के साथ सनी ने ऑब्जर्व किया कि स्पेलवीव खुद को रिपेयर करने लगा। डायमंड स्ट्रिंग्स उन इनविजिबल हवाओं के खिलाफ चली जो पहले उनके साथ खेल रही थी। फटे हुए सिरे फिर से पूरे हो गए। अलग हुए धागे एक बार फिर पैटर्न के बाकी हिस्सों से जुड़ गए। हजारों और हजारों ईथरियल स्ट्रिंग्स एक साथ चली। उनकी हरकतें अजीब सिमेट्री और ग्रेस से भरी थी। खूबसूरत वीव को खुद को रिस्टोर करते देखना सनी को गहरे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग से भर गया। वो मुस्कुराया। ये सही लगता है। वो एंशंट कवच में एसेंस डालता रहा और देखता रहा कि ये धीरे धीरे अपनी इच्छित स्थिति में लौट रहा है। और फिर ये आखिरकार एक बार फिर पूरा हो गया। एक संतुष्ट आह के साथ सनी ने अपने हाथ ओनिक्स कवच के ब्रेस्टप्लेट से हटा लिए और शैडो एसेंस को वापस अपने शरीर में खींच लिया। मेमोरी के वापस पत्थर में बदलने के बाद उसने इसे डिसमिस कर दिया। उसके बाद कोई भी समय बर्बाद न करते हुए सनी सोल सी में गोता लगा गया। 2 शैडो कोर्स के बीच खड़ा होने के लिए चला और मेमोरी को नीचे समन किया। जैसे ही एंशंट कवच का सिलुट रोशनी के गोले से दिखाई दिया, उसने इसे घेरने वाले रून्स पर नजर डाली। कम ऑन, अच्छे बनो, महान बनो। मैंने इस पल का इतना लंबा इंतजार किया है। उसने रून्स की पहली स्ट्रिंग पढ़ी। मेमोरी, मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वाह, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड, वो शब्द फिर से सेंट की एबिलिटीज में से एक को अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट कहा जाता था। उसके अपने रून्स भी जीवित मूर्तियों के क्रिएटर को एक डार्क डोमेन के गुफाओं वाले हॉल में रहने वाला बताते थे। साथ ही अननोन का आखिरी बच्चा भी। क्या सेंट को अंडरवर्ल्ड के रूलर ने बनाया था या कुछ और? सनी थोड़ा सिहर उठा, फिर एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ जटिल काले कवच को देखा। खैर, अगर उसका क्रिएटर वास्तव में 7 डीमंस में से एक था और वीवर डीमन ऑफ फेट का भाई बहन था, तो अंडरवर्ल्ड पर शासन करना सवाल से बाहर नहीं हो सकता था। अपना सिर हिलाते हुए सनी रून्स पढ़ने के लिए वापस लौटा। मेमोरी रैंक असेंडेड, मेमोरी टियर 6, मेमोरी टाइप आर्मर, मेमोरी डिस्क्रिप्शन ब्लैक स्काइज की गॉडेस को फिर कभी न देखने की कसम खाते हुए घमंडी डीमन एक अभेद्य पर्वत श्रृंखला के नीचे अंधेरे में पीछे हट गया। वो देवताओं के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करने वाला पहला नहीं था, हालांकि वो उनका खून बहाने वाला पहला था, साथ ही अपने खुद के खून के राज सीखने वाला भी। हाँ, देवताओं के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। जब टीचर जूलियस ने मेंशन किया था कि डीमंस के पास देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, तो सनी ने इसे एक मुहावरे के रूप में सोचा था। लेकिन शायद ये नहीं था। शायद उनमें से कुछ ने वास्तव में कोशिश की थी। और खून के राज के बारे में वो क्या था? एंडलेस सवाल, हमेशा की तरह। फिर से अपना सिर हिलाते हुए सनी डिस्क्रिप्शन से मुड़ गया और पढ़ना जारी रखा। मेमोरी एन्चेंटमेंट्स, लिविंग स्टोन, फेदर ऑफ ट्रुथ, स्टालवार्ट, अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट, प्रिंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। सनी ने कुछ देर तक एन्चेंटमेंट्स की लंबी लिस्ट को घूरा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। नहीं हो सकता। लिविंग स्टोन, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, ये कवच पहने जाने के दौरान खुद को रिपेयर कर सकता है। फेदर ऑफ ट्रुथ, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, इस कवच का वजन इच्छानुसार बदला जा सकता है। स्टालवार्ट, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, ये कवच फिजिकल हमलों के खिलाफ अत्यधिक हाई सुरक्षा, एलिमेंटल हमलों के खिलाफ हाई सुरक्षा और माइंड और सोल हमलों के खिलाफ मॉडरेट मात्रा में सुरक्षा प्रदान करता है। अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, ये कवच अपने एन्चेंटमेंट्स को इनहेरिट करने और बढ़ाने के लिए एक चार्म मेमोरी को एकोमोडेट कर सकता है। प्रिंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन,
ये कवच इसके विल्डर द्वारा हराए गए विरोधियों की मात्रा के अनुसार मजबूत होता जाता है। वैंक्विश्ड फोर्ज 1213/6000। सनी कुछ देर चुप रहा। उसका अंधेरा कमरा, जो जमीन के नीचे गहरा स्थित था, लंबे समय तक खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा हिला और धीमी आवाज में बोला, वेल, आई विल बी डैम्ड। चैप्टर 78, चेन्ड आइल्स। सनी थोड़ी देर अंधेरे में बैठा रहा, सोचता रहा। पहले तो वो तुरंत अपना नया शानदार ओनिक्स कवच पहनना चाहता था, लेकिन फिर उस विचार को खारिज कर दिया। बाद में समय होगा। अभी के लिए वो बहुत थक गया था। स्टिमुलेंट के प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और उसने पहले ही बहुत ज्यादा शैडो एसेंस खर्च कर दिया था। उसने हालांकि मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ चीजें नोट की। पहला फैक्ट जो उसने नोटिस किया वह यह था कि ये सेंट के साथ 2 एन्चैंटमेंट्स शेयर करता था। हालांकि ओनिक्स कवच और खामोश डीमन के पास मौजूद स्टालवार्ट और अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट के वर्जन के बीच सूक्ष्म लेकिन इंपॉर्टेंट अंतर थे। मेमोरी फिजिकल और एलिमेंटल हमलों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन माइंड और सोल हमलों के लिए पूरी इम्यूनिटी की कमी थी। इसके बजाय उन रेयर और डरावने प्रकार के डैमेज के खिलाफ मॉडरेट मात्रा में सुरक्षा थी। कुल मिलाकर यह एक फायदेमंद ट्रेड था, क्योंकि अधिकांश नाइटमेयर क्रिएचर्स अवेकन को नष्ट करने के अधिक सामान्य तरीकों पर भरोसा करते थे, जब तक कि वे नहीं करते थे। सबसे दिलचस्प अंतर हालांकि अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट के डिस्क्रिप्शन में छिपा था। जबकि सैंड का कवच अपने एन्चैंटमेंट्स को इनहेरिट करने के लिए एक चार्म मेमोरी को एकोमोडेट कर सकता था। मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड दोनों इनहेरिट और उन्हें एनहांस कर सकता था। बस एक शब्द ने इतना अंतर बना दिया। सनी अपनी नई मेमोरी के इस सूक्ष्म ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लिविंग स्टोन और फेदर ऑफ ट्रुथ इस बीच काफी ऑब्वियस थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इन एन्चैंटमेंट्स के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो पहले से ही लड़ाई में दोनों को लागू करने के कई दिलचस्प तरीके देख सकता था। नुकसान यह था कि दोनों एक्टिव एन्चैंटमेंट्स थे और जैसे काम करने के लिए एसेंस के निरंतर फ्लो की आवश्यकता होगी। बदतर यह है कि पहले वाले को एक्टिवेट किए बिना कवच का उपयोग भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सबसे दिलचस्प एन्चैंटमेंट बिना किसी शक के प्रिंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड था। एक बढ़ती हुई मेमोरी। उस अजीब और चमत्कारी एन्चैंटमेंट के बारे में सोचते हुए सनी ब्राइट कैसल के फर्स्ट लॉर्ड के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जो कथित तौर पर मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड का पहला मास्टर था। जब उसने इसे पहली बार पाया था तो ओनिक्स कवच किस टियर और रैंक का था? हराए गए दुश्मनों में से कितने उसके हाथ से मारे गए थे? क्या मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड उसकी लेजेंडरी उपलब्धियों के कारणों में से एक था? लंबे समय तक सनी ने सोचा था कि छठे टियर की एक असेंडेड मेमोरी डार्क सिटी में इंसानों के हाथों में कैसे आ गई। ये एक फॉलन टेरर को नष्ट करने से आया होगा, या तो उसने सोचा था। अब अन्य संभावनाएं थी, लेकिन ये सभी सवाल अनुत्तरित रहने के लिए अभिशप्त थे। दुख की बात है, फर्स्ट लॉर्ड और उसके साथी जवाबों को अपने साथ कब्र में ले गए थे। हॉलो माउंटेन्स में अकेले ढेर को याद करते हुए सनी ने आह भरी। फिर उसके विचार किसी और चीज पर भटक गए। ब्लैक स्काइज की गॉडेस स्टॉर्म गॉड। टीचर जूलियस ने स्टॉर्म गॉड को गहराइयों, महासागरों, अंधेरे, सितारों, यात्रा, मार्गदर्शन और आपदा के देवता के रूप में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ये भी कहा कि देवताओं का जेंडर परिवर्तन के अधीन था। सितारे, अंधेरा और तूफान काले आसमान से कुछ हद तक संबंधित थे। माथे पर शिकन के साथ सनी को मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन देने वाले रून्स याद आए। वास्तव में ब्लैक स्काइज का अनुवाद तूफान के बादलों से ढके आसमान या रात के आसमान के रूप में भी किया जा सकता था। इंटरेस्टिंग। रून्स का अनुवाद करने से उसे कुछ याद आया। अपना कम्युनिकेटर खोलते हुए सनी ने एक नोट पाया जो उसने एफी और काई के साथ अपनी बातचीत के दौरान बनाया था। वहां उनके ट्रू नेम्स रूनिक भाषा में लिखे गए थे। नाइटिंगेल। काई का ट्रू नेम समझने में बहुत आसान था, लेकिन स्पेल ने इसे काफी क्रिएटिव तरीके से इंटरप्रेट करना चुना। भले ही सनी को कोई अंदाजा नहीं था कि ड्रीम रेल में असली नाइटिंगेल थे या नहीं, रून्स ने एक बहुत ही समान पक्षी का वर्णन किया। शायद शाब्दिक रूप से अनुवादित उनका मतलब था रात के आसमान से खूबसूरती से गाता है, जिसका मतलब या तो रात का एन्चैंटिंग सायरन हो सकता है या बस एक नॉक्टर्नल पक्षी। हाँ, एफी का ट्रू नेम अधिक सीधा था, लेकिन कहीं ज्यादा डरावना भी। रेस बाय वॉल्वस का मतलब बस यही हो सकता था, लेकिन एक अधिक प्रत्यक्ष अनुवाद का एक अलग अर्थ था। भेड़ियों से पैदा हुआ या जिंदा खाए जाने से पैदा हुआ। सनी सिहर उठा, फिर कम्युनिकेटर को डीएक्टिवेट कर दिया और 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक और काम था जो वो कर सकता था। एक बार फिर रून्स को समन करते हुए उसने वीवर्स मास का डिस्क्रिप्शन पाया और पढ़ा। मेमोरी एन्चैंटमेंट्स, मेंटल ऑफ लाइज। सिंपल ट्रिक। अब जब वो एक अवेकन था तो वो 3 प्रश्नवाचक चेनों द्वारा चीनित मिस्टीरियस एन्चैंटमेंट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकता था। भले ही उसका सारा एसेंस इसे एक स्प्लिट सेकंड के लिए काम करने के लिए पर्याप्त हो, वो कर सकता था, लेकिन वो हिचकिचा रहा था।
सनी एन्चैंटमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मांस के वीव के असीम अकल्पनीय पैटर्न से उसे एक फीलिंग मिली कि यह किसी तरह आंखों, विजन और दृष्टि से जुड़ा था। उसे शक था कि वाइल्ड थीविंग बर्ड एक कर्स डेविल था, कम से कम, और वो वीवर की आंख में रिफ्लेक्शन पर सिर्फ एक नजर डालकर पागल हो गया था। क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? आखिरकार ऐसी चीजें थी जिन्हें इंसानों को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसा लगता था कि देवता भी कुछ सच्चाइयों को देखने के साथ संघर्ष करते थे। नहीं, अभी नहीं। सनी इसे जोखिम में डालने के लिए कुछ हद तक तैयार था, लेकिन अभी ऐसा करना वास्तव में नासमझी होगी। क्या होगा अगर वो सदमे से बेहोश हो गया? ये उसे ड्रीम रेल में एक रैंडम जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देगा, और उसकी किस्मत को जानते हुए वो जगह इमेजिनेशन से परे डरावनी चीजों से आबाद होगी। एक आह के साथ उसने रून्स को खारिज कर दिया और एक और स्टिमुलेंट पैच निकाला। किसी और दिन, जब मैं बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। इसके साथ उसने पुराना पैच हटा दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। अब सब कुछ एक साथ रखने और अंतिम निर्णय लेने का समय है। मुझे क्या चुनना चाहिए? स्टेबिलिटी या खतरा? सुरक्षित रास्ता या एक अनजान रास्ता? 2 दिन बाद सनी अकादमी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार के सामने एक बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में कड़वी डार्क कॉफी का एक कप था। उसके दूसरे हाथ में वो एक शानदार कम्युनिकेटर पकड़े हुए था। भयानक ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए सनी ने मुंह बनाया, फिर कुछ पलों के लिए रुका और आह भरी। आखिरकार उसने मास्टर जेड से संपर्क करने के लिए कॉल बटन दबाया। उसने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण लग रही थी और कॉल के बैकग्राउंड शोर के साथ अजीब, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट मिल रही थी। अवेकन सनलेस। क्या? रुको, मुझे 1 सेकंड दो। कुछ जोर से चटका और अगले ही पल बैकग्राउंड शोर गायब हो गया। बहुत बेहतर। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? सनी ने कॉफी का एक और घूंट लिया और कहा, हाँ। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर जोड़ा, जहां तक लेगेसी क्लैंस या सरकार में शामिल होने की बात है, मैंने इसके खिलाफ फैसला किया है। मैं पर्याप्त नहीं जानता और मेरे पास एक अच्छी डील सुनिश्चित करने के लिए कोई लिवरेज नहीं है। प्लस वो ऑप्शन भविष्य में मेरे लिए खुला रहेगा, भले ही मैं अभी के लिए इंडिपेंडेंट रहूं। रिवर्स। हालांकि जरूरी नहीं कि सच हो। किसी भी मामले में ये एक सीरियस मामला है जिसे केवल कुछ दिनों के अंतराल में तय नहीं किया जाना चाहिए, जबकि नींद की कमी और स्टिमुलेंट के दुरुपयोग से पीड़ित हो। ऊपर से मास्टर जेट ने कॉल का वीडियो फंक्शन चालू किया और मुस्कुराई। मुस्कान उज्जवल और सुंदर थी, लेकिन सनी ये नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके ठीक पीछे कुछ इस समय आग की लपटों में था। सेज बनाता है तो फिर कौन सा सिटाडेल? ये असली सवाल था। जबकि सनी ने अभी के लिए इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया था, बाद में एक पावरफुल गुट में शामिल होने का अवसर छोड़ते हुए उसके एंकर का चुनाव सीमित करने वाला था कि वो बाद में किन गुटों के साथ बातचीत कर पाएगा। वो थोड़ा चुप रहा, फिर कहा, क्लैन वैलर टेरिटरी। मास्टर जेट ने सिर हिलाया। सॉलिड चॉइस। बेस्टियन या एक छोटा सिटाडेल? सनी ने थोड़ी और कॉफी पी, फिर उस सिटाडेल का नाम बोला जिसे उसने कम्युनिकेटर में चुना था। जेट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर अपनी आवाज में थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसके बारे में लंबा और गहरा सोचा। मास्टर जेट ने कुछ पलों के लिए हल्की शिकन के साथ उसे देखा, फिर कंधे उचकाए। वेल, ठीक है फिर, लेकिन इसे अरेंज करने में कुछ दिन लग सकते हैं। जगह बहुत दूर उत्तर में है और उन हिस्सों में बहुत सारे सेंस नहीं है, लेकिन मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी। सनी मुस्कुराया। थैंक्स, मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूं। उसने जवाब में मुस्कुराया और फिर उसे आंख मारी। सावधान रहो कि तुम क्या कहते हो, सनलेस। मैं शायद तुम्हारे ऑफर को स्वीकार कर लूं और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूं, मदद मांगते हुए। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कंधे उचकाए। बिल्कुल, कोई बात नहीं। और प्लीज मुझे सनी बुलाओ। हर कोई बुलाता है। मास्टर जेट ने कुछ बार पलकें झपकाई, फिर मुस्कुराई। ठीक है। कैमरे से दूर मुड़ते हुए उसने जल्दी से स्क्रीन के परे किसी चीज पर नजर डाली और फिर जोड़ा, चेंड आइल्स। हाँ, गुड लक सनी। मैंने सुना है कि वो एक असली नर्क है। चैप्टर 379, स्काई बिलो। विशाल खाली अंधेरे में दूर के अनगिनत तारे ईथरिल रोशनी से टिमटिमा रहे थे। रात के आसमान का नजारा असीम और कठोर था, वादे और रहस्य से भरा हुआ। इसके ऊपर एक और आसमान था, ये वाला नीला और उज्जवल, धूप और कोमल हवाओं से भरा हुआ। सफेद बादल इसके आर पार बह रहे थे, अपनी हरकत और आकृतियों के साथ जादुई कहानियां सुना रहे थे। उज्जवल आकाश और अंधेरे आकाश के बीच हवा में एक द्वीप तैर रहा था। यह स्वतंत्र रूप से तैरते हुए चट्टान और एंशिएंट चिनाई के टुकड़ों से घिरा हुआ था। इसकी सतह सूरज की नरम चमक में नहाई हुई थी। इसका निचला हिस्सा अभेद्य अंधेरे से ढका हुआ था।
कई विशाल जंजीरें द्वीप से दूर फैली हुई थी, जो गरजते हुए टूट रही थी, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर और नीचे हो रहा था। लोहे की खड़खड़ाहट सनी की आवाज को दबाने के लिए लगभग काफी थी। लगभग, आर्ग, मर जा, कमीने, लानत है तुम पर, क्रैप। सनी के पास खूनी हत्या चिल्लाने का एक अच्छा कारण था, क्योंकि वो जिंदा खाए जाने से कुछ ही सेकंड दूर था। उड़ते हुए द्वीप के किनारे के पास, जहां इसकी सतह को कवर करने वाले जंगल ने पैची घास के एक संकीर्ण विस्तार के लिए रास्ता बनाया था, एक विशाल भेड़िए जैसा जानवर इस समय उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रहा था। नाइटमेयर क्रिएचर एक छोटे ट्रक के आकार का था, जिसके फर स्टील के तार की तरह सख्त थे और एक लंबा, भयानक थूथन था। इसके जबड़े एक इंसान को आधा काटने के लिए काफी चौड़े थे और हड्डियों और कवच दोनों को धूल में कुचलने के लिए काफी मजबूत थे। फिलहाल वे जबड़े सनी पर बंद होने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ऐसा करने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसके हाथ थे। उसने जानवर के ऊपरी जबड़े को एक के साथ और निचले जबड़े को दूसरे के साथ पकड़ रखा था। अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी मांसपेशियों को ऐसा लग रहा था जैसे वे फटने वाली हों। राक्षस भी अपनी सारी जबरदस्त ताकत के साथ नफरत भरे इंसान पर काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सकता था। हालांकि ये बस समय की बात थी। सनी अपनी फिजिकल ताकत को बढ़ाने के लिए अपने एसेंस को जला रहा था, और वे भंडार अंतहीन नहीं थे। जब शक्ति का कुआं सूख जाएगा तो वो ये मुकाबला हार जाएगा। अच्छा नहीं है। इस जगह पर आने का फैसला करने के लगभग 2 महीने बाद सनी अपने फैसले पर गंभीरता से संदेह करने लगा था। वो बस बैस्टियन क्यों नहीं गया? वो अभी इसकी दीवारों के पीछे सुरक्षित और स्वस्थ होता, शायद एक खूबसूरत के आलिंगन में भी, जैसे चोट पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा हो। नाइटमेयर क्रिएचर ने एक कान फोड़ने वाली गुर्राहट निकालकर और उसे खाने के अपने प्रयासों को दोगुना करके उसके विचार को बाधित कर दिया। सनी ने एक सड़ी हुई हवा को अपने चेहरे से गुजरते हुए महसूस किया और बुरी तरह से मुंह बनाया। जानवर के मुंह से आने वाली बदबू असहनीय थी। बस बेहोश मत होना। उसके हाथ कांप रहे थे और जानवर के भयानक नुकीले दांत उसके मांस में डूबने के कुछ सेंटीमीटर करीब आ गए। सनी ने अपने दांत भींचे और फिर चिल्लाया, सेंट, यहां थोड़ी मदद करो, लानत है। लेकिन खामोश डीमन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो अच्छी खासी 200 मीटर दूर थी, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी। सनी कराह उठा और राक्षस के जबड़ों को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। लांती प्राणी बस बहुत मजबूत था। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसके कंधों के पास से कुछ फुफकारा और 2 खतरनाक काले तीर जानवर की जंगली आंखों में धंस गए। वे लगभग एक साथ पहुंचे। थैंक्स। भेड़िए के शरीर में दौड़ने वाली क्षणिक सहरन का उपयोग करते हुए सनी ने जबड़ों को एक तरफ धकेल दिया, उन्हें एक जोर की आवाज के साथ बंद होने दिया और एक शातिर थ्रो में जितना हो सके उतना एसेंस डाल दिया। नाइटमेयर क्रिएचर का विशाल शरीर अच्छे 10 मीटर तक उड़ा और एक एंशंट ओक के तने से टकराया, सीधे जुताई करते हुए, और इसे छीलन में बदल दिया। सनी अपने घुटनों पर गिर गया और एक कांपती हुई सांस ली। फिर उसने जल्दी से पीछे देखा। दूर उज्जवल आकाश के खिलाफ एक ग्रेसफुल डार्क सिलहुट आउटलाइन था। सेंट अपने हाथों में एक पावरफुल मेमोरी धनुष पकड़े हुए थी, जिसके अंग सींग और पॉलिश की हुई काली लकड़ी से बने थे। 2 रूबी आंखें उसके हेलमेट के वाइजर के पीछे जल रही थी और एक क्रिम्सन कोरल रत्न उसके ऑब्सिडियन ब्रेस्टप्लेट के केंद्र में सेट था। नाइस शॉट्स। वो उसे और मदद नहीं कर पाएगी, हालांकि कम से कम 1 दर्जन सेकंड के लिए नहीं। सनी को पूरा यकीन था कि शैडो ने अपने सभी तीर खर्च कर दिए थे जब वे पैक के साथ लड़ रहे थे, और अब उसे उन्हें खारिज करना था और नए सिरे से समन करना था।
कम से कम राक्षसी भेड़ियों का लीडर अब अंधा था। शायद ऐसा नहीं था कि ये उस कमीने को रोकने वाला था। नाइटमेयर क्रिएचर पहले से ही जमीन से उठ रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था, लानत है तुम पर। हाफते हुए सनी कुछ कदम रेंग कर गया और मिडनाइट शार्ड उठा लिया। ऑस्टियर ताची हमेशा की तरह तेज और जानलेवा थी। समस्या यह थी कि आखिरी बचा हुआ राक्षस स्पष्ट रूप से फॉलन रैंक का था, इसलिए स्टालवार्ड ब्लेड को उसकी खाल को तोड़ने में परेशानी हो रही थी। फिर भी सनी को जो उसके पास था उसी के साथ काम करना था। यह सुनिश्चित करते हुए कि सूरज उसके पीछे था, वो खड़ा हो गया और अपनी तलवार पर झुक गया। थके हुए देख रहा था जैसे विशाल जानवर ने अपना बदसूरत सिर घुमाया और उसका सामना किया। डरावने भेड़िए ने अपना थूथन जमीन पर नीचे किया। फिर जानलेवा गुस्से के साथ गुर्राया। लार के टुकड़े उसके मुंह से उड़े और जमीन पर गिर गए। फिर अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से धक्का देते हुए नाइटमेयर क्रिएचर सनी पर झपटा। एक पल में उनके बीच की दूरी को कवर करते हुए जानवर अपने भयानक जबड़े एक बार फिर छोटे इंसान पर लाया और खालीपन पर काट लिया, उस जगह पर जहां सनी बस एक पल पहले खड़ा था। अब हवा, रोशनी और परछाइयों के अलावा कुछ नहीं था। नाइटमेयर क्रिएचर की अपनी परछाई से प्रकट होते हुए सनी उसके पिछले पैरों के बीच कूदा और मिडनाइट शार्ड को ऊपर की ओर धकेल दिया, भयानक जानवर के नरम पेट का लक्ष्य लेते हुए। ताची ने बिना किसी बड़ी समस्या के पीली त्वचा को भेद दिया और राक्षस के मांस में डूब गई। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, प्राणी लड़खड़ाया और गिर गया। उसके मुंह से एक धीमी कराह निकली। बहुत जल्द सब खत्म हो गया। पूरी तरह से थकावट में जमीन पर गिरते हुए सनी ने अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की और सन्नाटे को सुना। जल्द ही उसने स्पेल की फुसफुसाहट की मीठी आवाज सुनी। आपने एक फॉलन मॉन्स्टर ड्रेड वुल्फ को मार डाला है। आपकी शैरो मजबूत होती है। चैप्टर 380 अनवेलकम विजिटर। सनी थोड़ी देर तक स्थिर लेटा रहा, फिर रून्स को समन किया और भयानक संख्या को देखा। शैडो फ्रेगमेंट्स 197/2000। उसने आ भरी। शक्ति का पीछा करने का काम उसकी उम्मीद से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ था, और एक सरल कारण के लिए। अवेकन बनने के बाद उसे अब नाइटमेयर क्रिएचर्स को मारने से कम फ्रेगमेंट्स मिलते थे। अगर पहले उसे एक अवेकन मॉन्स्टर को मारकर 2 मिल सकते थे, तो अब ये 1 था। अगर पहले उसे एक फॉलन मॉन्स्टर को मारकर 4 मिल सकते थे, तो अब ये 2 थे। बदतर यह है कि डॉर्मेंट प्राणियों के स्कोर का शिकार करके मजबूत होने की उसकी उम्मीदें बेरमी से कुचल दी गई थी, क्योंकि उसे अपने से कमजोर लोगों को मारने से कोई फ्रेगमेंट नहीं मिला, जो एक असली निराशा थी। पंचिंग डाउन किसे पसंद नहीं था? सनी अपनी लाइफ के अधिकांश समय पावर स्ट्रक्चर के सबसे निचले पायदान पर था, इसलिए वो वास्तव में बदलाव के लिए अपने से कमजोर किसी को धमकाने का अवसर पाने की उम्मीद कर रहा था। अफसोस, ये उसके समय की बर्बादी साबित हुआ था। बेशक सनी भी जबरदस्त रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया था। वो फॉलन बीस्ट्स और यहां तक कि मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई में खुद को संभाल सकता था, खासकर सेंट की मदद से। यही एकमात्र कारण था कि वो नेफिस से पीछे नहीं गिरा था, जो अभी भी ड्रीम रेल में कहीं जिंदा थी और हर दिन के साथ और अधिक शक्तिशाली हो रही थी। वो उनके बीच के अंतर को बहुत कम करने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम वो शुरुआत की तुलना में बदतर स्थिति में नहीं था। चेंजिंग स्टार के बारे में सोचते हुए सनी ने दूर देखा। उसके चेहरे पर एक उदास एक्सप्रेशन आ गया। किसी और चीज के बारे में सोचो। इस सब का केवल एक ही उज्जवल पक्ष था। जबकि डॉर्मेंट प्राणियों ने उसे कोई शैडो फ्रेगमेंट नहीं दिया, वे उसे मेमोरीज लाए, और उन मेमोरीज को सेंट को खिलाया जा सकता था। उसका अपना काउंटर अब दिखा रहा था। शैडो फ्रेगमेंट्स 157/200। बुरा नहीं है। विशाल लोहे की कड़ियों के एक दूसरे से टकराने की कम भयानक आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया।
जिस द्वीप पर सनी अभी था, ऐसा लगता था कि वो असेंडिंग फेज में एंटर कर गया है, इसलिए उसका समय यहां कम हो रहा था। एक आह के साथ खड़े होकर सनी ने मूनलाइट शार्ड को समन किया और ड्रेड वुल्फ की लाश की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे सोल शार्ड्स निकालने थे। चेन्ड आइजल्स। चेन्ड आइजल्स एक अजीब जगह थी, इंसानों द्वारा क्लेम की गई टेरिटरीज के बिल्कुल उत्तर में स्थित। वे हॉलो माउंटेन्स की सीमा पर थे। ये उन कारणों में से एक था कि सनी ने उस रीजन को अपने शिकार के मैदान के रूप में चुना था। लेकिन ये एकमात्र नहीं था। पूरे रीजन में कई द्वीप शामिल थे जो किसी तरह हवा में तैरते थे, गारगेंटुआन लोहे की जंजीरों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये ज्यादातर अनएक्सप्लोर था और यहां अवेकंड आबादी बहुत बड़ी नहीं थी। विशेष रूप से यहां बहुत सारे मास्टर्स और सेंट्स नहीं थे, खासकर वे जो लेगेसी क्लैन से जुड़े थे, चाहे वो ग्रेट हो या लेसर। चेन्ड आइजल्स में जो प्रचुरता में था, इसके बजाय वे सभी प्रकार के नाइटमेयर क्रिएचर्स थे, डॉमेंट वाले से लेकर अवेकंड, फॉलन और भयानक करप्टेड राक्षस तक। हर द्वीप के पास डरावनी चीजों का अपना चिड़ियाघर था और खतरे का लेवल एक से दूसरे में अलग था। ज्यादातर पूरी तरह से जानलेवा थे। हालांकि एक औसत अवेकंड को संभालने में सक्षम होने की तुलना में बहुत अधिक जानलेवा। लेकिन सनी एक औसत अवेकंड नहीं था। उसके लिए ये एक परफेक्ट शिकार का मैदान था, एक ऐसी जगह जहां वो सॉवरेंस की सेवा करने वालों द्वारा देखे बिना अपनी ब्लेड को तेज कर सकता था, या कम से कम उसने शुरुआत में ऐसा सोचा था। अभी उसे शक होने लगा था कि ये एक ऐसी जगह ज्यादा थी जहां वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देखे बिना भयानक रूप से मर सकता था जो मदद करने में सक्षम होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर जेट ने कहा था, चेन्ड आइजल्स एक नर्क जैसी भूमि थी, और केवल नाइटमेयर क्रिएचर्स की वजह से नहीं। जगह खुद एक व्यक्ति को मारने में सक्षम थी, या बल्कि इसका आसमान कर सकता था। तैरते हुए द्वीप के ऊपर सूरज, चांद और खूबसूरत सितारों के साथ सामान्य आसमान था जो रात में चमकते थे। हालांकि इस अजीब भूमि में एक और आसमान था, वो जो द्वीपों के नीचे था। ये हमेशा अंधेरा था और इसके विशाल विस्तार में एक अकल्पनीय दूरी पर जलती हुई ईथरियल रोशनी केवल सितारों की तरह दिखती थी। कोई नहीं जानता था कि वे क्या थे। इंसान जो एकमात्र चीज जानते थे वो ये थी कि नीचे का आसमान, स्काई बिलो, प्रतीत होता है कि अंतहीन था। आइजल्स पर अपने पहले दिन सनी ने पूछा था कि वहां नीचे क्या है। उसे मिला जवाब सरल था, कुछ नहीं। नीचे उतरना तुरंत खतरनाक नहीं था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ पागल साहसी ने एक बार द्वीपों के नीचे रहने वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स के शिकार के मैदानों के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा था और पूरा एक सप्ताह सीधे नीचे उड़ते हुए बिताया था। उसे अंततः वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि वहां असीम अंधेरे में उसका दिमाग टूटने के संकेत दिखाने लगा था। यहां तक कि जिस पंखों वाले इको का उसने नीचे उतरने के लिए उपयोग किया था, वो लगभग पागल हो गया था। लेकिन बिल्कुल खाली होने के अलावा नीचे का आसमान कोई खतरा नहीं पैदा करता था। चेन्ड आइजल्स के ऊपर उड़ना हालांकि काफी जानलेवा था। कोई जितना ऊपर जाता, उनका वजन उतना ही कुचलने वाला हो जाता, जब तक कि वे या तो नीचे गिर न जाएं या उनका शरीर बस पिचक न जाए। यही कारण था कि चेन्ड आइजल्स पर हर इंसान जानता था कि जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज पर ध्यान देना है। रीजन का हर द्वीप ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के चक्रों से गुजरता था, और जैसे ही वे बहुत ऊपर उठते थे, उनकी सतह पर दबाव जबरदस्त रूप से बढ़ता था, उस बिंदु तक जहां हिलना या सांस लेना असंभव हो जाता था। आइडियली सनी को ऐसा होने से पहले असेंडिंग द्वीप से उतरना था। उसे वास्तव में उन राक्षसी भेड़ियों की लाशों से सोल शार्ड्स निकालने के लिए नहीं रुकना चाहिए था जिन्हें उसने और सेंट ने मारा था। लेकिन
उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। सोल शार्ड्स का मतलब पैसा था, और अगर एक चीज थी जो सनी को वास्तव में पसंद थी तो वो पैसा कमाना था। कोई भी राशि कभी पर्याप्त नहीं थी। उस जैसे इंडिपेंडेंट अवेकन के पास बहुत सारे खर्च थे। ठीक है, ये ठीक है, मैं कुछ ही समय में इस चीज से दूर हो जाऊंगा। उसने जल्दी से मरे हुए जानवरों को काट दिया और उनके शरीर के अंदर से सोल शार्ड्स निकाले। खूबसूरत क्रिस्टल्स को अपने पैक में छिपाते हुए सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपना एसेंस भेजा और पहली लाश को द्वीप के किनारे से फेंक दिया। वो जल्द ही यहां वापस आने की योजना बना रहा था, और इतना मांस पड़ा रहने देना भविष्य की यात्रा को काफी समस्याग्रस्त बना सकता था। सनी के पास निपटाने के लिए केवल एक और शव था, जब उसने अचानक आसमान से नीचे उतरते हुए एक तेज सिलहुट को देखा। सेंट को परछाइयों में छिपाने का आदेश देते हुए उसने मिडनाइट शार्ड को समन किया और तनावपूर्ण रूप से ऊपर देखा। क्या बकवास है! सूरज की रोशनी के प्रभा मंडल से घिरा एक राजसी ग्रिफिन तेजी से द्वीप के करीब आ रहा था। पहले तो सनी ने मान लिया कि ये एक नाइटमेयर क्रिएचर था, लेकिन फिर उसने राक्षस की पीठ पर एक इंसानी आकृति देखी। एक मानव सवार का मतलब था कि शानदार ग्रिफिन एक इको था। सनी का चेहरा काला पड़ गया। चेन्ड आइजल्स पर बहुत कम लोगों के पास ऐसा इको हो सकता था, और उनमें से उसे पूरा यकीन था कि वो उस अनचाहे आगंतुक की पहचान जानता है।